मतलब ये चीज़ें देख के आपको ऐसा बुरा नहीं लगता, सैड नहीं लगता कि वहीं पर एक चीज़ को इतना प्रमोट किया जा रहा है, इतना पुश दिया जा रहा है, और वहाँ पर जो हमारी जो रूट्स हैं उनको नहीं दिया जा रहा? बहुत लगता है। फिर ये भी लगता है कि कलयुग है, सब कुछ उल्टा होगा। पर भैया कभी मन में ये चीज़ नहीं आई कि छोड़ दूँ। ये एक स्वाभिमान कह लो या कुछ भी कह लो, ये नहीं है कि इसे छोड़ के कुछ और करते, नहीं। बाकी सब चीज़ें भी ठीक है। पर आपको लगता है कि ये आगे जाके बूम करेगा कभी? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। हालांकि ऐसी हिस्ट्री कभी आई नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक ने बूम किया, पर एक टाइम पे था जब इसकी बहुत नोटिस किया जाता था। सिंगिंग भी क्योर करती है एक हद तक, बहुत करती है। अभी मैं कल का ही बताऊं वाकया, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। हाँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ। रात को काफ़ी लेट सोया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता तो आराम कर लेता। मैंने एक राग लगाया, मोबाइल में ऐसे ही मोबाइल रखा और बैठ गया 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 10 मिनट। वो मेरे सर में 10 मिनट वो राग घूमा, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। बीट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत, बल्कि हमारे बनारस में तो और कुछ कहते थे। हाँ। डाल से चूका बंदर, हाँ। और ताल से चूका कलाकार, हाँ। जीने का हक खो देता है। अच्छा, हाँ। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट रोल, इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। स्टार्ट करेंगे हम आपकी जर्नी से कि आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में कैसा है, स्पेसिफिकली क्लासिकल म्यूज़िक में कैसा है, क्योंकि आजकल की जनरेशन रैप, हिप हॉप इसके अराउंड चल रही है, तो क्लासिकल म्यूज़िक ही क्यों? एक्चुअली जो मेरा घर है, हाँ, जिस परिवार से मैं हूँ, उसमें हाँ। सब मतलब आज से नहीं 350 साल की लेगेसी चलती आ रही है। ओके। बनारस घराना, हाँ। उससे मैं बिलोंग करता हूँ। ये हाँ। भगवान की कृपा है कि मैं उस घर में हूँ। हाँ। और बचपन से नहीं था, सच बताऊं, हाँ। झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं, बचपन से ही बैठा दिया कि चलो रियाज करो, ये करो, था, पापा बैठाते थे। हाँ। पर अगर आप बनारस से निकल के दिल्ली गाजियाबाद आए, हाँ। और यहाँ का माहौल आप देख रहे हो, आप लोग भी दिल्ली में हो, हाँ। कि क्लासिकल म्यूज़िक नहीं दिख रहा। नहीं। स्कूल में जाओ, वो पुराने गाने चल रहे हैं, थोड़े जब बड़े हुए तो हनी सिंह के गाने आ गए। हाँ। अलग ही कल्चर है। हाँ। और गाजियाबाद में वैसे ही बहुत हाइप बना रखे। हाँ। हाँ। तो इतना नहीं था जी। बचपन से। पर हाँ, पापा रियाज करते थे, आज भी करते हैं। 56 ईयर एज है उनकी। हाँ। और अभी भी उनका रूटीन है, रियाज रोज करना है। हाँ। मम्मी में मेरी वोकलिस्ट है। मतलब पापा मम्मी दोनों परिवार से, मम्मी की तरफ से गाने वाले लोग ज़्यादा थे, वोकलिस्ट। हाँ। पापा की तरफ से तबला और कथक। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल। हाँ, तबला एंड कथक डांस। हाँ, डांस। तो ठीक है, पापा रियाज करते थे, देखता था। ये पता है कि घर में रोटी संगीत से ही आ रही है। हाँ। ये सब पता था। हाँ। मेरे मामा तीनों म्यूजिक से। हाँ। मामा लोग आते थे पापा के साथ, साथ में रियाज करते थे, होता ना संगत, पापा तबला बजा रहे हैं, हाँ। हाँ। मामा गाना गा रहे हैं। हाँ। देखता था। तो वो चीज़ देखते देखते ना, आप कभी नोटिस करोगे, आप एक ही जगह जाओ बार बार, वहाँ एक गाना चल रहा है। हाँ। आप नहीं सीखना चाहोगे, पर आपके दिमाग में वो गाना बैठ जाएगा। हाँ। वही हुआ, जाता था, सुनता था, बैठता था, बैठा हुआ हूँ, बोर भी हो रहा हूँ। हाँ। बचपन में लगता है, लोग कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, हाँ स्टार्टिंग में सबको बोर लगेगा, जो उस तरीके से नहीं समझेगा। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अरे ये गाने, अरे हनी सिंह गाने क्या आ रहे हैं, स्कूल में भी ये सब चल रहा है। बताने में कहीं बोलूँ क्लासिकल म्यूजिक तो लोग मजाक भी बनाते थे कि क्या क्लासिकल, पर दिमाग में हमेशा चलता रहता था, एक तरफ था। चलो, पापा का था, करूँ या ना करूँ, धीरे धीरे तो आगे बढ़ाना है। हाँ। हाँ। कुछ कुछ तो सिखाना है। ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं रखना कि इसके बाद कोई आया ही नहीं म्यूजिक में। हाँ। लाइक मेरे पर दादाजी, हाँ। पंडित दरगाही मिश्र जी, हाँ। उनके पिताजी पंडित राम शरण मिश्र जी, हाँ। से चीज़ स्टार्ट हुई। ओके। वो राजा के दरबार में गायक थे। हाँ। उनके बाद पंडित दरगाही मिश्र जी आए, वो गायक भी थे, वो डांसर भी थे। हाँ। वो सितार वादक भी थे। ओके। और तबला वादक भी थे। हाँ। उसके बाद आए पंडित बिक्कू महाराज जी। हाँ। मेरे परदादा जी, वो पहलवान थे। हाँ। और साथ साथ तबला वादक थे। अच्छा।
बहुत अच्छा तबला। उनकी जो तस्वीर है हाँ। वो भी एकदम पहलवानों वाली है। हाँ। एकदम दिख रहा है कि पर वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे। अच्छा। उसके बाद आए मेरे दादाजी, हाँ। पंडित नारायण प्रसाद मिश्रा जी। हाँ। पर उनको जो उपाधि मिली नेपाल के राजा के हाँ। यहाँ से, उन्होंने वहाँ तबला बजाया था। हाँ। तो गामा महाराज, गामा। गामा एक पहलवान थे पहले, हाँ। तो उनका तबला बिल्कुल पहलवानों वाला था, तो उनको उपाधि मिली पंडित गामा महाराज। उसके बाद मेरे बड़े पापा, ताऊ जी, पापा, चाचा, 4 भाई हुए। बड़े पापा तबला और पापा डांस, ताऊ जी सितार। चाचा छोटे थे तो दादी ने पूछा इसको क्या बनाना है। हाँ। तो बनारस के हम लोग महादेव के भक्त हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा महादेव देखेंगे इनको क्या बनाना है। हाँ। कुछ चीज़ें हुई, दादाजी की डेथ हो गई जल्दी। हाँ। पापा सिर्फ 8 साल के थे। तो अब चाचा क्या सीखे, पापा ने तो डांस सीख लिया, बड़े पापा ने तबला सीख लिया। पर चाचा का इंटरेस्ट डांस में ज़्यादा था। तो पापा ने कहा तुम डांस करो। तो बड़े पापा ने कहा वो डांस करेगा, तुम क्या करोगे? तुम तबला बजाओ, ताकि आपस में भाइयों में तकरार ना रहे, कंपटीशन कभी ना रहे। पापा ने डांस छोड़ दिया। हाँ। और पापा ने जब तबला किया तो बड़े पापा ने तबला छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वो राइटर बन गए। हाँ। आज की डेट में उन्होंने कम से कम 7 से 8 किताब लिखी हुई है। अच्छा। और 10,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं उनके। और कम से कम उनके अंडर 10 से 15 लोग PhD कर चुके हैं अभी। ओके। हाँ, पंडित विजय शंकर मिश्रा उनका नाम है। हाँ। तो ये चीज़ रही। हाँ। पर फाइनेंशियल क्राइसिस थे स्टार्टिंग में, काफ़ी थे। तो म्यूज़िक सिर्फ म्यूज़िक करने से नहीं होता। किताबों की दुकान पे काम किया पापा ने, बड़े पापा ने भी किया जी। पर चीज़ें आगे चलती रही। हाँ। भगवान की कृपा थी, निकल गए। पापा की नौकरी लगी गाजियाबाद में, सरकारी नौकरी। हाँ। उससे पापा पहले मंडी हाउस में कथक केंद्र है एक जगह। हाँ। अब वो चाणक्यपुर शिफ्ट हो गया, वहाँ पापा तबला वादक थे। अच्छा। तो वहाँ पापा तबला बजाते थे। फिर गाजियाबाद आए, नौकरी लगी, सब कुछ सेटल होने लगा। हाँ। छोटे भाई को सबसे ज़्यादा प्यार भी मिला और सबसे ज़्यादा काम करने का मौका मिला। हाँ। क्योंकि सबसे छोटे थे चाचा। हाँ। चाचा बाहर चले गए। हाँ। वो लंदन रहते हैं, अभी भी रहते हैं। हाँ। तो ऐसे करके दोबारा, मतलब जो लगा था एक टाइम पे दादाजी के जाने के बाद कि संगीत खत्म होगा, वो इन 4 लोगों ने नहीं होने दिया। बचपन में ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि इतनी ज़रूरी है, इतनी पुरानी लेगेसी को आगे लेके चलना। तो नहीं था इतना। हाँ। पर पापा को ये बात पता थी कि कुछ तो कराना है साथ साथ। हाँ। हाँ। तो पापा तबला सिखा रहे हैं, मम्मी गाना सिखा रही हैं, दोनों लोग अपना अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हाँ। पापा ने एग्ज़ाम भी फिल करवा दिए मेरे। हाँ। प्रयाग संगीत समिति से जी। एग्ज़ाम भी दिए मैंने। हाँ। और ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किए बिना, करता था। अगर सीखा तो किया। पर 7th 8th आते आते ना इंटरेस्ट लूज हो गया। ओके। पायलट बनना है, बड़े भाई लोग इंजीनियर हैं, मामा के इंजीनियर बनना है, नई म्यूज़िक में करना। क्योंकि वो ना एक लाइफ देखी, वो लोग हॉस्टल में गए, अलग लाइफ जी रहे हैं जी। तो वो मन किया बहुत ज़्यादा कि अरे इन्फ्लुएंस हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि एक भैया बिलासपुर में रह रहा है। हाँ। और भैया बड़े मज़े आ रहे हैं उनके। सुबह पता चल रहा है वो इंदौर है, तुम्हारा पोहा जलेबी सुबह 4 बजे खाने जा रहे हैं। 10 बजे तक हॉस्टल में सो रहे हैं। एक भाई प्रेसिडेंट बन गया कॉलेज का। तो इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। और 10th में मार्क्स भी अच्छे आए, बुरे, बहुत अच्छे भी नहीं, बुरे भी नहीं। मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उतने आ गए। हाँ, सेम। लगा नहीं था, पता है मुझे तो ये लगा था कि यार मेरे मैथ्स के पेपर जिसने चेक किया है वो नशे में था क्या। मुझे नहीं पता मैं क्या करके आया था। अच्छा। उसने मुझे कैसे पास किया, भी इतने अच्छे नंबर होते। पर चलो हो गया। 11th में बहुत ऐसे मन हुआ PCMB लेने का, बहुत ज़्यादा कि PCMB लेते हैं। ले भी ली, पर लेते के साथ ही समझ आ गया मैथ्स तो सर के ऊपर से है, सेम एज फिजिक्स। केमिस्ट्री थोड़ी समझ आती थी, मैंने कहा नहीं होने वाला। फर्स्ट UT जो होता है ना, जिसको आज के टाइम पे PA कहते हैं, उसी पेपर में दोस्त लोग ऐसे खिड़की के बाहर खड़े थे और मैं एग्जाम दे रहा था, तो सब कॉमर्स में चले गए। तो मैंने कहा मैं तो PCMB निकालूंगा, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है। कह रहे नहीं होने वाला। PCMB तो होती भी है, PCMB मैथ्स भी और बायो भी। मतलब वो एक था घर में, जिसने वो ले लिया और निकाले, वो तो देवता। और सच्ची में अब मुझे लगता है वो देवता भाई। क्या था वो पेपर, मैं पेपर करने बैठा, मुझे 4 क्वेश्चन नहीं आते थे। मैंने उसी के पीछे अपना वो लिखा कि मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है।
अच्छा, आंसर शीट के पीछे लिख दिया। क्वेश्चन पेपर के पीछे। मैंने कहा अच्छा। आंसर शीट तो चेक होने चली हाँ, जाएगी, हाँ, क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में रहेगा, नहीं जाकर ऑफिस में दे दूंगा। मतलब लोगों को यकीन नहीं आता कि उसी क्वेश्चन पेपर के पीछे मैंने लिखा। सेम एक क्या कहते हैं, हमारा दोस्त भी था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट एक मेरा दोस्त था, उसने भी क्या कहते हैं ये ली थी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको मैथ्स चाहिए थी कि हम बनेंगे साइंस वाले। अब अपने को पता था कि अपने बस का तो नहीं है, हम चले गए कॉमर्स में, उसने ली साइंस। पहला यूटी हुआ भाई, मेरे सारे दोस्त फेल, सारे के सारे, और ये महाशय सर पढ़ के बैठे। मैं इसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई फेल हो गया। अच्छा तो कोई नहीं, यूटी तो है, एक में होगा। भाई फिजिक्स में फेल हूँ, केमिस्ट्री में फेल हूँ, मैथ्स में 3 लिए थे, 3 के 3 में फेल हूँ मैं। तो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको हो गया कि नहीं होने वाला, हाँ, मुझे था कर लूँगा, हाँ, पर कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छी बात। हाँ, और यही हुआ। स्ट्रीम चेंजों के प्रिंसिपल मैम मानते थे, ये चीज़ थी कि स्कूल में सारे टीचर लोग मानते थे, क्योंकि पापा टीचर थे। हाँ, तो पापा की बातचीत ऐसी रही प्रिंसिपल से हाँ, और लोगों से। मैं म्यूज़िक में था जी, अब थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया, वरना मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैंने क्लस्टर में खेला हुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ, 100 मीटर, 400 मीटर, ओह एथलीट, हाँ, और फुटबॉल। क्रिकेट मैं बस ऐसे ही खेलता था, फुटबॉल में प्रॉपर खेलता था। अच्छा, मेरे पैर में बहुत चोट लगी फुटबॉल के चक्कर में, नाक पे भी लगी है। तो ये चीज़ था कि म्यूज़िक में भी रहता है, और मतलब हर चीज़ में स्कूल में कोई चीज़ छोड़ी नहीं। ओवरऑल पार्टिसिपेशन है हर हाँ, चीज़ में। ये कुछ बच्चे होते हैं ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई में। हाँ, कुछ स्पोर्ट्स में, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, एवरेज था। हाँ, पढ़ाई में एवरेज था, स्पोर्ट्स में भी था। हाँ, म्यूजिक में तो हर जगह था, तबला भी बजाता था, कॉन्गो भी बजा लेता था, गाना भी गाता था। हाँ, अगर मैम नहीं है तो गाने वाले बच्चे को असिस्ट भी कर लिया साथ में। ओके, तो ये सब चीज़ करता था। टीचरों के साथ बैठ के मैं तबला बजाता था। हाँ, और कोई प्रॉपर वेस्टर्न बैंड आया हाँ, तो उनके साथ तबला भी लेके बैठा मैं। तो स्कूल में अच्छी इमेज थी। हाँ, तो प्रिंसिपल हंसने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा मैम नहीं समझ रही। ये ठीक है, क्रिश्चियन स्कूल था। हाँ, पर मान गई वो बात, उन्होंने स्ट्रीम चेंज कर दी, ले लिया कॉमर्स। हाँ, पढ़ा, मज़ा आया कॉमर्स पढ़ने में, जी, अच्छा लगा। हाँ, पर तब भी ये पता था कि सीए तो बनने नहीं वाला हूँ। सीए बनने का शौक था। जब कॉमर्स लिया तो फिर सीए है ना उसमें सबसे बड़ी पोस्ट। इंजीनियर लेके आज साइंस सोची थी, साइंटिस्ट बनना, साइंस नहीं हुई, कॉमर्स लूंगा तो सीए ही बनूंगा। अब गली मोहल्ले में 2-3 दोस्त थे हाँ, जो सीए की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो मुझे लगा था ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। सच बताऊं तो वो भी नहीं बने। हाँ, मुझे लगा था वो बन जाएंगे, हाँ, हाँ, और मुझे लगता था मैं ही नहीं बनूंगा, और कॉमर्स ले ली। ठीक है, पर एक चीज़ हुई कुछ ऐसी कि स्कूल से मुझे सस्पेंड कर दिया गया। ओके, मैं ऑन कैमरा बोलने नहीं वाला था, पर मैंने कहा चलो बता दूं। हाँ, ऐसा कुछ बहुत वैसा नहीं हुआ था, हाँ, जस्ट ये था कि कुछ बच्चों के साथ मैं ग्रुप में था, हाँ, और एक 11th क्लास का फाइनल पेपर था हमारा, हाँ, इकोनॉमिक्स का। वो बच्चे ऑफिस से निकाल लाए थे, ओ पेपर की डीलिंग हो रही है। और इत्तेफाक ज़्यादा दोस्त थे। हाँ, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, उन्होंने दे दिया। अब जो जिसके हाथ में पेपर आया, हाँ, वो टीचरों को पता चल गया था, हाँ, एक के थ्रू। हाँ, मैं मतलब क्या बताऊं, जब पता चला था ना बहुत ऐसे मुझे हंसी आती है सोच के। एक लड़की थी, उसको भी मैंने पेपर दिया था। हाँ, वो स्कूल में बैठ के सॉल्व कर रही थी वो पेपर से 2 दिन पहले। वो मुझे इतनी, मतलब हम लोग को ऐसा लगा था यार क्या हुआ ये। हाँ, हम सारे दोस्त पेपर करने बैठे हैं, हाँ, मैं मेरे बाकी तो हम बिल्कुल एकदम शर्त लगा के बैठे हैं कि अब तो 95 अबव है, डन है भाई। और हमारी मैम आती है, कहती क्या वो पेपर चेंज हो गया? और जो पेपर बन के आया, हाँ, तो बहुत तो खतरनाक। हवाइयाँ ही हो गई होंगी जब पेपर चेंज, भाई पूरा सॉल्व करके बैठे थे दिमाग पूरा में। सॉल्व याद, एक एक आंसर याद था। हाँ, कि इसका तो ये निकल के आ रहा है, इसका ये निकल के आ रहा है। और ऐसा हार्ड पेपर मिला हम 5 लड़कों 6 लड़कों को। हाँ, बहुत हालत खराब हुई उस दिन। मैं समझ गया कि अब हमारा तिया पाचा होने वाला है स्कूल से। हाँ, पापा को बुलाया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, कंप्लेन हुई, सस्पेंड हुए। फिर ये सब चीज़ें चलती रहीं जी, मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए। मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए, स्कूल वालों ने बोला कि अभी आपको कुछ दिन घर बैठना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बैठे, वापस आए। अब मन में ये आ चुका था कि
पढ़ाई से तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, वो दिख जाता है एक टाइम पे कि भाई मैं कितना भी डेलूं पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा शायद। कि एक दिमाग में वो चीज़ बनी हुई है, यहाँ नहीं रह सकते, हाँ, यहाँ भी नहीं रहना है, रहना या तो यहाँ है या तो यहाँ है। हाँ, अगर पढ़ाई करके मैं यहाँ हूँ तो फिर फायदा नहीं है, वो फायदा नहीं है। हाँ, और अगर म्यूजिक करके मैं यहाँ भी पहुँच गया, अपनी चीज़ जो चीज़ मेरे घर में है तो ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन पर है। इससे मेरा एक सवाल है, आपने बोला आपकी 350 ईयर्स की लेगेसी है, म्यूजिशियन आप खानदान से बिलोंग करते हैं, तो नियर अबाउट कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब ये कि आपको मतलब एज अ पीयर प्रेशर में आके या देखी देखी में आपने म्यूजिशियन एज अ म्यूजिक ऐसा फॉलो किया? बिल्कुल भी नहीं। आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है? अरे मुझे बचपन से था। अच्छा, म्यूजिक में बचपन से था, पर क्लासिकल म्यूजिक में था ये मुझे बहुत बाद में पता चला। अच्छा, म्यूजिक में तो हमेशा से था। मैंने क्या बोला, स्कूल में मैं म्यूजिक टीचर के साथ बैठ के हाँ, कंपोजिशंस जो हो रही हैं उसमें तबला प्ले कर रहा हूँ, बैंड आ रहा है उनके साथ, मैं पूरे पूरे दिन म्यूजिक रूम में रहता था। अच्छा, हाँ ये था। बॉलीवुड म्यूजिक भी कर किया, हाँ, रैप भी लिखते थे। मन था ना, वो एक टाइम पे चल रहा था, हनी सिंह का ऐसा माहौल चल रहा था, भैया चलो यार बतेरे के रैप लिख के बैठे हुए हैं, अखियां नु चैन ना आवे, सब गाने के पूरे रैप लिखे हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े पर्चे लिखे हुए थे। म्यूजिक में स्टार्टिंग से नहीं, मतलब बचपन से ही था। बिल्कुल ऐसा था कि म्यूजिक तो करना ही है। पर्टिकुलर स्ट्रीम समझ में नहीं आ रही थी कौन सी होगी। पर दिमाग में ना एक ये चीज बना रखी है सोसाइटी वालों ने, हाँ, कि पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो है, ये बना हुआ है, ये फॉर श्योर है। और ये नहीं, बचपन से सुनते भी नहीं थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो बना ही हुआ था कि पढ़ो, पढ़ोगे लिखो। और पापा में भी म्यूजिक में थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम म्यूजिक करो, उन्होंने भी कहा पढ़ो। अच्छा, आप पीयर प्रेशर कह रहे हो, अगर मुझे बचपन से कहते कि तुम्हें म्यूजिक में आगे बढ़ना है, हाँ, तो मैं लग जाता। हाँ, वो म्यूजिक कराते थे, हाँ, पर मेन मोटिव उनका था पढ़ो, क्योंकि उनको भी ये पता था कि म्यूजिक आपको करना बिल्कुल करना है, पर ग्रेजुएशन तक तो आपको पढ़ाई चाहिए। हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको इस लेवल की पढ़ाई चाहिए कि आप चार लोग के बीच में बैठ के बात कर सको। बेसिक नॉलेज जरूरी है। हाँ, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी है। तभी तो कुछ लोग बोल देते हैं आपका राष्ट्रपति कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हाँ, उसमें भी गलत हो जाता है उनका जवाब, राष्ट्रपति। तो इसलिए बेसिक नॉलेज जरूरी है। और ये चीज़ मैं ये जानता हूँ कि मम्मी पापा को मेरी इतनी अच्छी इस चीज़ की नॉलेज थी कि उनको पता था कि म्यूजिक में तो आना ही है, पर पहले पढ़ाई करो। अगर नहीं करोगे तो बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आगे दिक्कत होगी। और आजकल तो यार कॉलेज में भी एडमिशन अगर आपको चाहिए ना, तो 12th में अच्छे परसेंटेज चाहिए। चाहे म्यूजिक कहीं कॉलेज क्यों ना हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको 40-50% पे नहीं लगेगी कि पढ़ाई में चलो कैसा भी म्यूजिक में अच्छा तो ले लो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे ये कुणाल भाई से पता चला, मुझे आइडिया ही नहीं था कि म्यूजिक के सेपरेट कॉलेज भी होते हैं या सेपरेट स्कूल भी होते हैं। आपके नैनीताल में भी है? हाँ, कौन सा नाम भी याद नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आपके नैनीताल में कितने सारे वो है जो म्यूजिशियन वहाँ बैठ के इंस्टीट्यूट होंगे, पर एक्चुअल कॉलेज, मतलब कॉलेज के अंदर देखो, एक्चुअल कॉलेज के अंदर फैकल्टी होते हैं म्यूजिक की। हाँ, और फैकल्टी है नैनीताल में। मैं कहाँ जी रहा हूँ, मैं गलत जगह जी रहा हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे गलत हो रहा हूँ, नैनीताल या हल्द्वानी में कुछ आसपास, शायद हल्द्वानी में है, पर है उत्तराखंड में है। अच्छा, नहीं मुझे आइडिया ही नहीं था कि कॉलेज में एक सेपरेट कोर्स होता है जो म्यूजिक के अराउंड ही होता है पूरा। आप ये सोचो ना, देखो ये जो हमारा म्यूजिक है ना, इसे खत्म कर दिया गया। मैं सच बोलूँ तो, वरना ये इतना रिच है क्लासिकल म्यूजिक कि कोमा में बैठे लोग को भी ना क्लासिकल म्यूजिक जाके सुनाया करते थे। हाँ, म्यूजिक थेरेपी होती है कुछ। हाँ, और म्यूजिक थेरेपी में बॉलीवुड म्यूजिक नहीं सुनाया जाता, राग सुनाए जाते हैं। प्रॉपर राग बना हुआ है। भीम पलासी उनको सुनाया जाता है जिनके सर में काफ़ी दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती, पूरी धनाष्ट्रीय दरबारी। अच्छा, जो राग के नाम है प्रॉपर। डिप्रेशन में जो हैं वो कुछ अलग राग सुन रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सिंगिंग भी क्योर करती है एक हद तक। बहुत करती है। अभी मैं कल का ही बताऊँ वाकई, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। रात को काफ़ी लेट सोया। सुबह भाई असेंबली करानी, तो आपको 7 बजे स्कूल में पहुँचना है। म्यूजिक टीचर का तो काम है असेंबली कराना है। तो 7 बजे पहुँचने के लिए किसी भी हालत में 6:45 निकलना पड़ता है। घर के पास ही है, पर फिर भी, और आदत रही नहीं है स्टार्टिंग से, बचपन से जल्दी उठने की। सर में बहुत दर्द हो रहा था, फ्री पीरियड था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चाहता तो आराम कर लेता। मैंने एक राग लगाया, मोबाइल में ऐसे ही मोबाइल रखा और बैठ गया 2 मिनट नहीं 10 मिनट। वो मेरे सर में 10 मिनट वो राग घूमा,
मेरा सर दर्द ठीक हो गया। और मेरी एक स्टूडेंट थी, मेरे से गाना सीखती थी, वो डिप्रेशन में चली गई थी, बच्ची थी, 12th के रिजल्ट का उसको खौफ था। राग मधुवंती मैंने उसको सुनाया, वो रोई। फिर उसने कहा सर मैं रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने कहा कर लो। गई, काफ़ी सुना, उसकी मम्मी आई बाद में मिलने जी कि सर आपने जो राग इसको बताया था, इसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, पूरे दिन सुनती रहती है और अब इस दवाई नहीं लेती। मतलब इतनी पावर है। बहुत पावर है, तभी तो समय सिद्धांत बना हुआ है राग का। समय सिद्धांत बोल दो। बहुत सारे राग है। हाँ माना जाता है कि एक थाट से मतलब अगर मैं मुझे आपको फिर पूरा बताना पड़ेगा। हाँ 10 थाट होते हैं। हाँ लाइक 10 पार्ट हैं। हाँ एक पार्ट से बहुत सारे राग निकले हैं। हाँ हाँ। तो मानते हैं कि एक थाट से 440 राग निकले हैं। अच्छा। और टोटल 10 थाट्स है। हाँ बिलावल, कल्याण, काफी, खमाज, आसावरी, भैरवी, भैरव, मारवा, तोड़ी, ये सब। इनसे मतलब जो मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में, कम से कम 10-10 राग तो मैंने अभी तक देख लिए हैं। हाँ हर एक थाट से। हाँ। और हर राग का समय सिद्धांत अलग है, गाने का समय बना हुआ है। और ये भी सच है कि आप उस राग को उस समय पे गाओ कभी भी। अब तो मैं सिखाता हूँ तो समय देख कर तो सिखाऊंगा नहीं। अब क्लास ही हो रही है शाम की 4 से 8। हाँ। अब किसी को भैरव सिखाना है, वो सुबह का राग है। हाँ। तो मैं थोड़ी कहूँगा सुबह 6 बजे आओ मेरे पास सीखने। हाँ। ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से भी राग हाँ है। अच्छा। भैरव का समय लिखा है प्रातः काल। हाँ। और उसकी बंदिश भी ऐसी है। मतलब उसके अंदर एक गाना होता है, हर राग के अंदर एक कंपोजिशन है। हाँ। जो स्वर और ताल से बंधी हुई है। हाँ। जैसे भैरव है, हाँ। प्रातःकाल का समय। हाँ। तो उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, तुम जागो मोहन प्यारे, तुम जागो मोहन प्यारे। अच्छा। सुबह का समय। हाँ। तुम मतलब भक्ति रस। हाँ हाँ। फिर दोपहर आते आते भीमपलासी, जौनपुरी, ये सब राग आ जाते हैं। सुबह भैरव है, बैरागी भैरव है, अहिर भैरव है, कली, बहुत सारे राग हैं। बहुत वेरिएशन है। हाँ। और इसमें वो भी होता है ना शायद, बड़ा राग छोटा राग, एक कुणाल के पता चला मुझे। बड़ा ख्याल छोटा ख्याल। हाँ सॉरी। हाँ बड़ा ख्याल होता है, वो बहुत स्लो टेम्पो में चलता है। हाँ। पर असली जो सीखने को चीज़ मिलती है बड़े ख्याल से मिलती है। वो कहते हैं ना, तेज तेज तो हर कोई भाग सकता है, पर धीरे चल के दिखाओ, रुक रुक के, जहाँ अपने आप को कंट्रोल करना पड़े। आपसे मैं कहता हूँ यहाँ से भागते हुए चले जाओ, आप चले जाओगे। हाँ। पर मैं आपसे कहूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक जाना है, पर स्पीड यही रहनी चाहिए एकदम सेम। वो कंट्रोल बहुत मुश्किल है। तो बड़ा ख्याल का जो बीट होता है, जो ताल होती है, हाँ। वो ऐसे बंधी रहती है कि आपको बहुत कंट्रोलिंग पावर से चलना होता है। और फिर आपको एंड में उस जगह आकर रुकना पड़ता है। और दिमाग में आपके गाना तो चलते रहना चाहिए, स्वर भी चलता रहना चाहिए, ताल भी चलता रहना चाहिए। क्योंकि ताल और गाना अगर एक साथ नहीं आया, हाँ। तो वहां आप गलत एंड में। आप पूरा रास्ता ऐसे ऐसे घूमो, हाँ। पर यहाँ पे आके आपको ताल के साथ ही गिरना है एक साथ। ये मैंने सही वर्ड बोला ना, गिरना। हाँ। ये सच्चाई है, गिरना आपको एक साथ ही एक जगह पे। अगर अलग हुए तो हमारे में तो कहते हैं संगीत में बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। मतलब थोड़ा बस सुर से अलग हो गए। हाँ। हो जाते हैं, गले की बात है। हाँ। गलती हो जाती है। हाँ। पर ताल से अलग नहीं होना, बीट से अलग नहीं होना। बीट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत। बल्कि हमारे बनारस में तो और कुछ कहते थे। हाँ। डाल से चूका बंदर। हाँ। और ताल से चूका कलाकार। हाँ। जीने का हक खो देता है। अच्छा। हाँ। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तभी तो संगीत को हम समझते हैं कि संगीत कोई एक चीज है। हाँ। पर संगीत की जो मेन परिभाषा है ना, हाँ, वो ये है, गायन वादन नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। फिर से गायन वादन नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। अच्छा। गायन वादन नृत्य। अब आप पूछो कैसे, अगर मैं गा रहा हूँ, हाँ, तो इसमें वादन और नृत्य तो है ही नहीं। हाँ। पर है। कैसे? देखो, आप कुछ भी गाओगे, आपके बैक साइड उसकी एक ताल चलेगी, एक फ्लो में चलोगे। आप कैसे भी नहीं गाओगे। हाँ। अगर आप रैप भी कर रहे हो, हाँ, तो उसकी एक बीट है। हाँ। मेट्रोनोम है, कुछ है। हाँ। वादन आ गया। हाँ। बीट आ गया। पूछोगे नृत्य। हाँ। आप सीधे बैठ के सिर्फ हाथ सीधा करके जनगण मन गा सकते हो। बाकी आप कोई भी गाना गाओ, आपके हाथ पैर थोड़े तो करेंगे। हाँ। ओके। हिलेंगे। हाँ। अब आप रैपर्स को देखो,
कोई हाँ, रैप गा रहे ऐसे ही हैं, है। हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिशियन को देखो, हाथ ऐसे जा रहा है, सर ऐसे जा रहा है, यही है नृत्य। अच्छा, तीनों के समावेश को। तीनों ही मिलते हैं तभी संगीत बनता है। और ये सच्चाई, ये चीज़ मैंने फील करी। गाऊंगा ना, अगर कोई सुर ऊपर लगाना है हाँ। तो हाथ ऊपर जाएगा। हाँ, इसका मतलब मेरे को जानना था कि एक्चुअल होता कि मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक है या ऐसा ऐसा बॉडी फ्लो करती है? बॉडी फ्लो करती है, आप सोच के नहीं करते। अच्छा। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा हाथ चल रहा है ना, सोच के तो नहीं कर रहा कि चलो बात कर रहा हूँ हाथ हिलाऊं, तो ये फ्लो है, ये गाते हुए आता ही आता वो है। अपने आप हो जाता है। आप सीधे बैठ के नहीं गा सकते ना, आप मतलब एकदम ऐसे ओके आप कोई गाना गाओ, लगेगा क्या हो रहा है यार, मजा नहीं आएगा। हाँ, सामने वाले को देखने वाले को भी मजा आना चाहिए। एंगेजिंग होता है। हाँ, अच्छा लगता है। हम्म, तो संगीत तीनों चीजों को मिलाकर बनी है। हाँ तो उसमें जो बड़ा ख्याल है हाँ। उसका महत्व बहुत ज्यादा है, पर वो सीखने को मिलता है कम से कम 2 या 3 साल बाद। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस लगती है उसके लिए। बहुत प्रैक्टिस लगती है। सबसे टफ क्या होगा पूरी, अगर क्लासिकल म्यूजिक में देखा जाए तो? आप इतने टाइम से हैं, आप इतने बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना आपका। यार देखो, देखा जाए तो टफ कुछ भी नहीं है, हाँ और टफ बहुत कुछ है। हाँ। मुझे जो टफ आज तक सबसे ज़्यादा लगा कि सबसे पहले आपको जो चीज़ समझनी है, स्वर की नॉलेज होनी चाहिए। सारे गामा। हाँ, सारे गाँव पधनी सा तो ठीक है, हाँ। पर राग जो बज रहा है आपको सुन के पहचानना चाहिए कि क्या है ये। अच्छा। मुझे जो टफ लगा वो ये है। अब इसके पीछे भी एक सीन है, कुछ लोगों को ताल बहुत टफ लगती है कि यार तबला नहीं समझ आ रहा है, गाना तो चल रहा है, तबला बज रहा है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे मैच करूं। हाँ। अलग हो जा रहे हैं बार बार। मेरे साथ वो चीज़ नहीं रहे। मैं शायद ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा तबला वादक है। हाँ। तो बचपन से इतना तबला सुना कि वो दिमाग में बैठ गया कि धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता तट दिन दिन दा धा। तो वो दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि आंख बंद करके भी गा रहा हूँ, और जहाँ गिरना है साथ में वहाँ तुरंत घूम के आके गिर जाऊंगा। तो सिंगर मतलब पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है कि कहाँ ताल गिरने वाली है, कहाँ ताल आने वाली। हाँ, वो दिमाग में चलते रहना चाहिए। अच्छा। वो ऐसा नहीं कि एकदम से आए, नहीं, वो दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। सिंगर ताल के हिसाब से चलता है, ताल के हिसाब से ना चलता कि है। तबला वादक सिंगर के। हाँ, अच्छा। तबला वादक स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट लेगा। हाँ। देखेगा कि आपकी स्पीड क्या है, आपका बीट क्या चल रहा है, आपका लय क्या चल रहा है, पर फिर आप उसके साथ चलोगे एकदम। इसलिए से संगत कहते हैं कि वो हमारे साथ संगत कर रहा है। तो कुछ लोगों को ताल के साथ गाना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे कभी नहीं लगा। अच्छा। मुझे जो लगा वो ये लगा कि सुर को तुरंत पहचानना कुछ लोगों को नहीं लगता। हाँ। कुछ लोग को हारमोनियम प्ले करना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ। कुछ लोग को राग सीखना ही बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग को तान बनानी बहुत, मुझे तान बनाने मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि गुरु जी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे तरीका सिखाया। तान क्या हुआ? तान होता है जैसे कंपोजिशन के बीच में हाँ एक स्वर समूह हाँ को गाना है स्पीड में। जैसे कोई एक बंदिश चल रही है, अभी हम जागो मोहन प्यारे को लेते हैं। जागो मोहन प्यारे धनी दा धनी दा धनी धनी धा मगरे धा सारे गा मा धनी धा धनी धा मगरे धा, ये चलता है। आप देखते हो कई बॉलीवुड म्यूजिक में भी पीछे सरगम आती है, सरगम ही तान है। अच्छा, सरगम ही तान है। और ये है क्या, एक्चुअली आरोह अवरोह होते हैं। आरोह अवरोह होता है एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर उस राग का। उस राग की पहचान 7 स्वर से राग बनते हैं। इन 7 स्वरों के अलावा 5 स्वर और होते हैं। अच्छा। हाँ, उन रागों, उन स्वरों के ही आसपास के स्वर होते हैं वो। जैसे सा, रे। रे एक नॉर्मल रे भी है, फिर एक रे कोमल रे भी है। अब कोमल रे को कोमल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह से एक सीढ़ी नीचे उतर गया है। अच्छा। वो एक सीढ़ी नीचे उतर गया, तो उसका साउंड थोड़ा चेंज हो गया। ओके। सारे 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 वॉइस मॉड्यूलेशन में आ गया। हाँ। फिर ग, एक नॉर्मल ग, एक कोमल ग। नॉर्मल ग को हम कहते हैं शुद्ध, और वो क्या कोमल। माँ अपनी जगह से नीचे नहीं उतरता। ओके। मैं तो बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ, क्योंकि जिनको नहीं पता, आप उनसे सीधे क्लासिकल की बातों में नहीं, आप संगीत की भाषा में आप नहीं बात कर सकते छोटे बच्चों से ना, कि कोमल है शुद्ध, कह देंगे सर क्यों है, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। तो मैं जो सिखाता हूँ मैं ये बताता हूँ कि रे और ग बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वो एक एक सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। अच्छा। माँ कहता है नीचे नहीं उतरूंगा मैं, वो इगोइस्टिक है। वो कहता है मुझे ऊपर चढ़ाओ। तो वो ऊपर चढ़ता है तो वो तीव्र हो जाता है। ऊपर चढ़ा,
तो तीव्र हो गया। हाँ प कहता है ना मैं नीचे उतरूंगा ना मैं ऊपर जाऊंगा, हाँ तो वो चल ही नहीं सकता, वो है अचल, उसको कहते हैं अचल स्वर। ध भी डाउन टू अर्थ है, नीचे आ जाता है, नी भी डाउन टू अर्थ है। सा अपनी जगह से सा को कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि सा इधर भी है सा उधर भी है। हाँ तो 7 स्वर टोटल हुए। हाँ 4 हो गए जो इगोइस्टिक नहीं थे, हाँ डाउन टू अर्थ। एक है म तीव्र, तो 7 5 कितने हो गए? 14 13 दोबारा करो। 7 8 9 10 11 12 सॉरी। हाँ। तो टोटल 12 स्वर होते हैं। हाँ इन 12 स्वरों का ही हाँ जो समूह होता है, हर राग के अलग अलग आरोह अवरोह बनाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा मेरा, मे बी चाइल्डिश हो थोड़ा, कि अगर आपने ये ले रखा है एज अ म्यूजिक ले रखा है तो इसके रिटर्न पेपर भी होते हैं? हाँ, क्वेश्चन क्या आते होंगे रिटर्न में? यही जो मैंने आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, उसको लिख के समझाना होगा। राग भैरव लिखो, राग भैरव में एक बंदिश लिखी, छोटा ख्याल। छोटा ख्याल मतलब 4 लाइन की बंदिश। बड़ा ख्याल फिर जो मैंने आपको समझाया पूरा धीरे धीरे, तो लिखना भी ऐसे ही पड़ता है। उसको उसने गैप गैप में लिखना होगा, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, फिर तान लिखो, 2 तान 2 आलाप। वही सरगम तेज गाओ, सारे गा मा ब ध नि ध ध नि ध ब म ग रे ध। तेज गाओ तो तान है, धीरे गाओ तो आलाप है। और आकार में गाओ तो आलाप बन जाता है, सारे गमा से गाओ सरगम बन जाती है। तो ये तो हो गई, हम थोड़े टेक्निकलिटीज़ में घुस गए और आपके बैकग्राउंड में घुस गए। अब मेन बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है पर्टिकुलरली हमारी वाली, जिसमें रैप और हिप हॉप इतना चल गया है, इतना माना जाता है, वहीं क्लासिकल म्यूज़िक जो इंडिया का एज अ ट्रेडिशन है या पहले से चला हुआ आ रहा है, वैदिक काल से चला हुआ आ रहा है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मैं इसके मेरे पीछे इसका एक मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं अभी 22 साल का हूँ, मैंने अपनी 22 साल की ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना था कभी क्लासिकल म्यूज़िक। मैं अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले मंडी हाउस गया था, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस थी, क्लासिकल डांस, कथक वगैरह था और क्लासिकल म्यूज़िक। कमानी में गए थे आप? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। हाँ शायद वही था। तो उसमें जिनने परफॉर्म किया, पहले म्यूज़िक का आया, तो स्टार्टिंग में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में बोर है, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट जैसे जैसे तबला का टेम्पो बढ़ना स्टार्ट हुआ और सिंगर ने तेज़ गाना स्टार्ट किया, वो इतना बढ़िया कोलैब टाइप का लगा था बाद में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि वो एक ही लाइन है, उसको अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, एक ही लाइन ऊपर नीचे बोला जा रहा है, वो तो विजिबल था। बट जो टेम्पो ऊपर नीचे हो रहा है उसमें मज़ा आ रहा है। स्पेशली हैट्स ऑफ टू तबला वाला, भाई क्या मज़ा आया वो तबले जिन्होंने बजाया था। और वहीं क्लासिकल डांस, मैं मेस्मराइज हो गया। मैंने पहली बार ज़िंदगी में कथक देखा और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। तो ऐसा क्यों है कि हमारी जनरेशन क्लासिकल जो हमारे ट्रेडिशन है उन चीज़ों को हटा दिया, उन्हें इग्नोर ही कर दिया है एक टाइप से, नहीं पता आप किसी को, नहीं देखता कोई, और वहीं मॉडर्न वाले को इतना सपोर्ट मिल रहा है। इसमें पता है किसी एक की गलती नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की गलती है, बहुत सारे लोगों की। अगर मैं ब्लेम करने आऊँ, पेरेंट्स की गलती है, बच्चों को पियानो क्लास में भेजते, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा मत भेजो, बिल्कुल भेजो, पर क्लासिकल को इग्नोर मत करो। आज के डेट में अभी थोड़ा बढ़ गया है कि बच्चे कर रहे हैं क्लासिकल, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ। तो क्लासिकल अब पता है क्या सीन चल रहा है अब, क्योंकि बच्चे हिप हॉप, पियानो और ये सब डांस सब कुछ कर रहे हैं, तो अब लोगों को लग रहा है कुछ अलग। तो जैसे आप गए अभी एक कॉन्सर्ट में, हमने क्लासिकल सुना, बहुत वो हो गया कि अरे यार, हाँ मैंने उसके बाद बैक स्टेज में बात भी करी उनसे। तो अब जब पेरेंट्स ये सब देख रहे हैं तो सोच रहे हैं हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे, पर वो भी सिर्फ 4 या 5% लोग हैं। पहले क्या था, एक तो मैंने बताया कि सबसे पहले चीज़ सिर्फ पढ़ाई, फिर आ गया कि मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, चलो स्पोर्ट्स। म्यूजिक में लोग बाद में आए, पर म्यूजिक में भी आए तो पहले गिटार की तरफ भागे, वेस्टर्न की तरफ भागे, क्योंकि उसने अट्रैक्ट किया ना बच्चों को। और उसका भी ये रीज़न है, म्यूजिक में वेस्टर्न वो मूवीज में सारे ऐसे म्यूजिक आ रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक आ रहे हैं, लोग बाहर के लोगों को सुन रहे हैं। वेस्टर्न म्यूजिक को हाइप बना दिया, हर जगह दिख रहा है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह। माइकल जैक्सन कितने सालों पहले कितना फेमस था, कितना फेमस, आप सोचो। मतलब मेरे चाचा वगैरह के टाइम पे, मैं अब भी देखता हूँ, पापा की पुरानी सीडियाँ मिलती है माइकल जैक्सन की, तो वो लोग भी सुनते थे। तो कितना मतलब वो था ना, एक लेवल था। तो लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक को इतना ऊंचा नहीं बढ़ाया, और इंडिया में खासकर नहीं बढ़ाया।
बाहर है, हाँ, बहुत बाहर इज्जत है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चलता है। बहुत ज़्यादा है। मेरे चाचा 9 महीने के लिए वहाँ गए थे टूर पे क्लासिकल म्यूजिक के लिए, उनको रोक लिया गया वहाँ। आज भी वो वहीं है। इतना बढ़िया कर रहे हो। और इंडिया में उस चीज़ की वो नहीं है, लोग फीस नहीं देना चाहते कि क्या अब अभी मतलब अगर आप थोड़ी तान मान गाओ लोग कहेंगे क्या कर रहा है, पर सच्चाई ये है कि वैदिक काल से ये चीज़ चली आ रही है। रावण ने शिव जी को कैसे प्रसन्न किया था? सिर्फ तांडव सोच से। हाँ, लोग सोचते हैं कि गर्दन काट के रखा, नहीं। हाँ वो तो अहंकार था। हाँ। गाना गा के रावण ने जो गाया था, शिव जी खुद बहुत अच्छा रुद्र वीणा प्ले करते थे। कई जगह तस्वीर भी आती है शिव जी ऐसे लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत पहले से आपके उत्तराखंड में एक जगह है रुद्रप्रयाग। हाँ। उसका पता है जगह का नाम रुद्रप्रयाग क्यों है? नहीं। शिव जी ने वहाँ नारद मुनि को रुद्र वीणा बजाना सिखाया था। अच्छा। हाँ, इसलिए उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। तो बहुत महत्व है। हाँ। बहुत पुराने समय से लव कुश ने वो वीणा वो तुम भी बजाते हुए पूरा उन्होंने रामायण गाई थी, हम कथा सुनाते, पूरा वो गाया था। तो हमारा म्यूजिक वहाँ से है, और बल्कि उससे भी पहले से है। महाभारत काल में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, लाइक शंख के बाद ही लड़ाई शुरू होती थी, नगाड़े, गाना बजाना चलता था, कुछ मनोरंजन होता था तो उसमें भी क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, वो हो गया। फिर मार्गी संगीत जो गंधर्व लोग करते थे, जो स्वर्ग लोग में गंधर्व लोग बैठे हैं, वो लोग तबला प्ले कर रहे हैं, वीणा प्ले कर रहे हैं जी। तो ये सब तो बहुत पुराना है, पर इसको कौन उतार के दिखाए और कौन इस चीज़ को बिलीव करे? लोग तो रामायण को कहते हैं मैथोलॉजी, महाभारत को कहते हैं कहानियाँ। तो अब वहाँ हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करने जाए कि ये इतना पुराना है, बल्कि है। पर आपको लगता है कि ये आगे जाके बूम करेगा कभी, बड़ा मुझे होगा? मुझे लगता है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। हालांकि ऐसी हिस्ट्री कभी आई नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक ने बूम किया, पर एक टाइम पे था जब इसकी नोटिस किया जाता था, बहुत ज़्यादा किया जाता था। तभी तो पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न मिला। ऐसे तो भारत रत्न नहीं मिलता किसी को, उनको मिला एक क्लासिकल म्यूजिशियन को, जबकि सिर्फ वो प्रॉपर क्लासिकल गाते थे। उन्होंने कोई बॉलीवुड गाना नहीं गाया। हाँ, उन्होंने बॉलीवुड मूवीज में भी क्लासिकल गाने गाए एक दो। अच्छा। हाँ, पर क्लासिकल ही गाया। हाँ, तो नोटिस किया लोगों ने। सरकार की भी गलती है। अच्छा। कुछ टाइम के सरकारों की गलती, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा। सबसे पहले तो पेरेंट्स की गलती है, इंसान की खुद की गलती है, उसने इस चीज़ को नहीं सीखा। सरकार की गलती है कि इतना दिखाया नहीं इस चीज़ को, प्रमोट नहीं हुआ ज़्यादा। अगर प्रमोट होता, जैसे कुछ टाइम हुआ भी, दिल्ली में हो रहा है। हाँ, दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बनारस में भी हो रहा है। हाँ, बनारस में बहुत हो रहा है। मोदी जी ने तो कहा भी था कि यहाँ के इतने बड़े बड़े कलाकार, उन्होंने नाम भी लिया था पर्टिकुलर विधाओं का नाम और म्यूजिशियंस का नाम। एक हमारे म्यूजिशियन थे, उनकी डेथ हुई तो उनके नाम पे हॉस्पिटल बनाया। एक म्यूजिशियन को तो सुनने भी गए थे, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी हैं जी, उनके साथ मोदी जी की फोटो भी है। तो हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है, पर कई जगह बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बीच में तो एक टाइम बिल्कुल ही मतलब खत्म था। और मतलब ये चीज़ें देख के आपको ऐसा बुरा नहीं लगता, सैड नहीं लगता कि वहीं पर एक चीज़ को इतना प्रमोट किया जा रहा है, इतना पुश दिया जा रहा है, और वहाँ पर जो हमारी जो रूट्स हैं उनको नहीं दिया जा रहा? बहुत लगता है। फिर ये भी लगता है कि कलयुग है, सब कुछ उल्टा होगा। पर भैया कभी मन में ये चीज़ नहीं आई कि छोड़ दूँ। ये एक स्वाभिमान कह लो या कुछ भी कह लो, ये नहीं है कि इसे छोड़ के कुछ और करते, नहीं। बाकी सब चीज़ें भी ठीक है, पर अगर मुझे ये चीज़ लेगेसी में मिल रही है और इतने टाइम से मेरे घर में ये सब चीज़ चल रही, तो छोड़ना तो नहीं है। अगर मैं पूछूं आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो? हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगा, सोचा हुआ है मैंने। मतलब प्रॉपर, मतलब जैसे आपको क्या कहते हैं, बिना ऐसे दबाव के सिखाएंगे वैसे, या तू करेगा तो करेगा? नहीं, दबाव नहीं डालूंगा। अच्छा। पर मुझे पता है वो कर लेगा। मुझे पता है, मैंने भी किया ना। जब मैंने किया रहकर, जबकि मेरे पापा ने कभी मुझे प्रेशर नहीं डाला कि तबला बजाओ। पापा ने बल्कि ये बोला तबला बजाओ पर पढ़ाई करो, पढ़ाई पहले है। कभी ये नहीं बोला कि एग्जाम आ रहे हैं कोई नहीं, छोड़ो रियाज करो। पहले के टाइम पे होता था कि पढ़ाई लिखाई क्या, रियाज करो। क्योंकि हमारे घर में चल रहा है ना ये सब चीज़ें, इतने सालों से चल रही है।
पहले के टाइम पे कहाँ लोग ग्रेजुएशन मास्टर्स करते थे। हाँ ये तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली तो बहुत बहुत बड़ा आदमी हुआ। पढ़ा लिखा हाँ। अब आदमी हो गया वो। हाँ पहले के टाइम पे ग्रेजुएशन की वैल्यू थी, अब तो हर गली में हो। तो 5वीं 6वीं के बाद इंसान म्यूजिक, जो हमारे घर में जो लोग थे, हाँ और क्योंकि उस चीज़ की उस टाइम पे अहमियत थी, राजा महाराजाओं के टाइम पे हाँ बुलाते थे भाई, 100 सोने की अशरफियाँ दे देते थे। मेरे दादा को तो महल दे दिया था एक, है हाँ बनारस में छोटा सा। उन्होंने तबला बजाया कि ये तुम्हें मैं देता जाओ। हूँ खुश होके। आपने तानसेन की कहानी तो सुनी होगी, कौन सी, एक बार बताइए। आपने नहीं सुनी है? अकबर के पास 9 रत्न थे, ये हाँ पता है? हाँ हाँ उसमें थे एक तानसेन। था। हाँ तानसेन का नाम क्या था पता है आपको रियल? नहीं। उनको कहते थे पंडित तन्ना मिश्र। अच्छा हाँ हाँ, वो थे रीवा या रामनगर के महाराज थे, उनके यहाँ थे गायक। हाँ तो कभी अकबर गए हाँ उनसे मिलने, हाँ तो उन्होंने तानसेन का गाना सुना, वो तो एकदम फैन, और अकबर वैसे ही बहुत रसिक मिजाज। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा ये मुझे दे दो। तो रीवा नरेश ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं दोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, मतलब ये तो फिर हो गया, तुम मेरे विरुद्ध हो गए। हाँ तानसेन ने बोला जब तक मैं यहाँ था हाँ मैंने अपना सब कुछ यहाँ दिया, अब मुझे वहाँ जाने दीजिए, मैं तो कलाकार हूँ, मैं एक जगह बंद के नहीं रह सकता। उन्होंने भी सोचा लड़ाई क्यों, वो चले गए। अकबर के 9 रत्नों में सबसे जो फेवरेट थे ना, वो तानसेन ही थे। बीरबल से भी ज्यादा। तानसेन और बीरबल यही 2 थे। हाँ मतलब पूरे पूरे दिन वो तानसेन गाना सुनते थे और बोलते थे कि मुझे, वो खुद कहते थे कि तानसेन तुमसे बड़ा संगीतकार तो कभी कोई नहीं हुआ, कभी कोई होगा भी नहीं। उन्होंने बहुत बार बोला, तो एक बार तानसेन जी ने बोला कि अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं, कभी आप मेरे गुरु जी को सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? ये सुनी सुनी लग रही है अब स्टोरी मुझे, मैंने हाल ही में सुनी है शायद किसी के तो मुंह उन्होंने से। बोला मेरे तुम्हारे गुरु वो कौन है, उन्हें बुलाओ। हाँ कह रहे मैं तो बहुत तुच्छ सा प्राणी हूँ, हाँ मैं महलों में गा लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि अकबर ने सिर्फ गाना सुना, दिया भी बहुत कुछ। हाँ ऐसा नहीं कि राजा महाराजा लोग सुनते थे, तो वो लोग तो ऐसे भी होते थे, खुश हो गए तो लो लो मजे करो। तुम ये महल ले लो, तुम ये सोने के अशरफियाँ ले लो। तो उस टाइम लोग थे ना, सुनने वाले लोग थे। हाँ तो वो गए अकबर हाँ। कि मुझे, उनका कह रहे नहीं आपको चलना पड़ेगा। कह रहे तुमसे बोलो कि अकबर आ रहा है। कह रहे नहीं, ऐसे आप जाएंगे नहीं सुनेंगे, सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। आते हैं। हाँ, वो सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं। तो अकबर सिपाही या कुछ बन के गए छुप के, हाँ और कितने दिन तक वहाँ रहे, और स्वामी हरिदास जी ने नहीं गाया गाना। हाँ फिर तानसेन ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भाई महाराज बैठे हुए हैं, गाना गा ही नहीं रहे हैं। हाँ तो तानसेन ने एक राग गाना शुरू किया और गलत गाया, अच्छा जानबूझ के। तो स्वामी हरिदास जी ने बोला कि गलत गा रहे हो। कह रहे फिर कैसे गुरु जी, आप गा के बताइए। उन्होंने गाना शुरू किया, अकबर तो रोने लगा कि मैं समझ गया कि तुम क्यों हो ऐसे, तुम्हारे गुरु क्या हैं। हाँ वृंदावन में जो बांके बिहारी जी की प्रतिमा है, हाँ हाँ वो स्वामी हरिदास जी ने अपने गाने से ही लेकर आए हैं। मतलब हाँ, वो भगवान वहाँ कैसे आए हैं पता है आपको? नहीं वृंदावन गए हो आप? नहीं कभी जाना। वो जो बांके बिहारी जो मेन मंदिर है, हाँ हाँ उस जगह पे स्वामी हरिदास जी रहते थे। अच्छा और रोज एक मतलब वो गाते थे, भजन गाते थे, ध्रुपद गाते थे, राग गाते थे, और कृष्ण भगवान आते थे उन्हें दर्शन देने। अच्छा सुनते थे बैठ के। कृष्ण और राधा नृत्य करते थे। तो एक दिन उन्होंने बोला कि हरिदास तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें क्या चाहिए? कह रहे भगवान मैं गा रहा हूँ, आप मेरे सामने, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? और वैसे भी इंसान को क्या चाहिए होगा, उसके सामने भगवान है। कह रहे फिर भी बताओ। कह रहे इस दुनिया के कल्याण के लिए आप यहीं रह जाइए। तो बांके बिहारी जी स्वामी हरिदास जी के प्रकट किए हुए हैं। ये नहीं पता था मुझे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये उन्हीं के लिए वो आए। फिर वहाँ मतलब वहाँ बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जिनको उनकी वो दी गई कि तुम यहाँ इनकी सेवा करोगे इसमें रहकर। तो बांके बिहारी जी वहाँ रहे और एक मूर्ति रूप में वो रहे। हाँ पर वो आए ऐसे, अच्छा। स्वामी हरिदास जी का गाना सुन के। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट थोड़ा क्लासिकल म्यूज़िक में आ रहा है या वो करना चाह रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मैं उससे यही बोलूँगा कि बेटा करो, बिल्कुल करो, पर ये सोच के मत करो कि अभी मैं सीखूं फिर कितने टाइम में सीख लूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मैं कितने टाइम में सीख लूँगा, ये कभी नहीं सोचना है। हाँ
अगर आपने ये सोचा, जैसे मेरे बच्चे आते हैं या पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे कभी नहीं पूछते, पेरेंट्स कहते हैं कि सर 6 महीने में सीख लेगा, 1 साल में सीख लेगा। मैं कहता हूँ नहीं। हाँ। कह रहे क्यों सर? मैंने कहा मैम 3 महीने तो समझने में लग जाएगा कि ये क्या है। हाँ। क्योंकि जब वो इस चीज़ को समझेगा तभी सीखेगा जी। हाँ। अगर आप एक गाना कहोगे तो मैं उसे सिखा दूंगा, हाँ। वो 3 दिन में सीख लेगा। हाँ। पर आप मुझे कहोगे कि इसको क्लासिकली ट्रेंड करना है, हाँ। तो इसके लिए पहले इसको स्वर ज्ञान होना चाहिए, सारे गम प ध नि सा, अलंकार, फिर छोटे राग, मतलब राग तो छोटे बड़े नहीं होते, पर जो बच्चों के लिए है कुछ राग, हाँ। जिससे वो धीरे सरगम गीत। हाँ। तो बच्चों को उसके बाद इंटरेस्ट आना शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो बोर होते हैं, उसी टाइम ही पेरेंट्स की वो होती है परीक्षा कि बच्चों को रोक ले। वही मेन एक ऐसा टाइम होता है। अगर वो चीज़ क्लियर हो गई ना, तो मैं लिख के देता हूँ, जिस बच्चे ने 6 महीने अच्छे से सीख लिया, हाँ। उसके बाद वो नहीं छोड़ेगा, उसका इंटरेस्ट बिल्ट हो गया, उसके बाद वो पीछे नहीं हटेगा। 6 महीने क्रूशियल होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हारमोनियम लेके टीचर बैठा है, सा बोलो, सा नहीं सही लग रहा, मुंह खोल के बोलो, सा रे नहीं सही आ रहा, ग म प। वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। हाँ, क्योंकि बेसिक्स चल रहे हैं, बेसिक्स चल रहे हैं, बहुत डीप बेसिक्स चल रहे हैं, एकदम बैठा के। और गाने इनसे ही बने हुए हैं ना पूरे, जितने दुनिया में अभी तक गाने हैं, कोई भी बीट है, कोई भी म्यूजिक है, सब इन्हीं सारे गाँव पता नहीं सा पे, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन हो। बस वहाँ यहाँ स्वर है, वहाँ स्केल बन जाते हैं, मेजर माइनर हो जाते हैं, कॉर्ड्स हो जाते हैं। यहाँ स्केल सी शार्प, बी शार्प है, यहाँ पहला काला दूसरा काला। पूरा संगीत 7 स्वरों में ही है, 12 और 7 स्वरों में, बस नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। हाँ। जैसे बैठा ऊपर एक है नाम अलग अलग है, तो वही चीज़ है। अच्छा, तो अगर उसने स्टार्टिंग के 6 महीने निकाल लिए तो फिर कर लेगा वो। मेरे बड़े पापा एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि आप कभी पूरा तो नहीं सीख पाओगे। तो कहते हैं क्यों? कह रहे आप समंदर से कितना पानी निकाल लोगे। हाँ, ये पता होना कि तुम कभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे बहुत आज़ादी देता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और पता है स्टार्टिंग में जिसने 6 महीने सीखे ना, हाँ, वो अपने आप को मानने लगता है कि मैं बहुत सीख रहा हूँ। वो मिलेगा तो क्या बोलेगा, मैंने 10 राग सीख लिए। पर आज के डेट में मेरे से पूछो तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई भी एक राग ऐसे सीखा है कि मैं एक ऐसे लेवल पे गा दूँ कि लोग कहें वाह। क्योंकि एक राग बहुत बड़ा है, मैं उसके कुछ पार्ट सीख सकता हूँ, मुझे इतना आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं राग यमन तो मैं अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि स्वर का ना नेचर, प्रकृति से बहुत बड़ा कनेक्शन है, तभी वो समय एक साथ बंधा हुआ है। सुबह भैरव गाओ मज़ा आएगा, रात को दरबारी गाओ आप फील करोगे वो इंटेंस अपने मन में। आप दुखी हो आप मारवा गाओ, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप बिहाग गाओ, आप यमन गाओ, आप एकदम खुश मिजाज हो जाओगे। तो हर राग का ना वैसा माहौल बना हुआ है। और वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो नेचर से कनेक्ट होता है। तानसेन ने मियाँ मल्हार गा के, मेघ मल्हार गा के बारिश कराई थी एक्चुअल में, वो तानसेन की बेटी ने कराई थी। एक्चुअल में अकबर को किसी ने कह दिया कि आपको पता है ये राग गाने से ये होता है, पर तानसेन नहीं गा सकते। तो अकबर ने कहा कि तानसेन गा के सुनाओ। तानसेन ने बोला नहीं मैं नहीं सुनाऊँ। कह रहे तुम्हें नहीं आता? कह रहे मुझे आता है महाराज, पर मैं नहीं गाऊंगा। कहने मुझे राग दीपक सुनाओ। राग दीपक से गर्मी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तानसेन नहीं सुना रहे थे, पर अकबर राजा थे, उन्होंने बोला क्या ठीक है गाऊंगा, पर यह है कि सिर्फ हम दोनों होंगे। गाया उन्होंने, बहुत गर्मी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था आग लग रही है। तब हुआ कि अब क्या करें, पर वही है ना कि अब तो माहौल बन गया, एकदम से नीचे नहीं होगा। ये जादू नहीं है कि उन्होंने राग बंद किया और वो गर्मी खत्म हो जाए, नहीं। अब वो प्रकृति में वो चीज़ आ चुकी है। वो स्वर ऐसे है ना कि वो कनेक्ट कर रहे हैं प्रकृति से। ओके, लिंक बना रहे हैं। तो उस स्वर से ऐसा माहौल बन रहा है कि गर्मी पैदा हो गई। पर अब तुरंत तो ऐसा नहीं है कि भाई तानसेन जादूगर के चलो हाँ राग बंद किया वो खत्म, नहीं। वो माहौल खत्म होने में टाइम लगेगा। बारिश चली जाती है पर पानी रहता है। तो तब तानसेन की बेटी थी, उन्होंने गाया राग मेघ मल्हार या मियाँ मल्हार, तब बारिश कराई। रागों में इतनी पावर थी, रागों में इतनी पावर थी। हर राग के अलग पावर है। तो राग सच में इतने पावरफुल थे कि वो नेचर से कनेक्ट करते थे। आज के डेट में लोग नहीं कर पाते उतना, क्योंकि हम उस तरीके से सीख नहीं पाए, उस तरीके से सिखाने वाले लोग भी नहीं हैं।
वो समय चला गया आज से 500-600 साल पहले, पर फिर भी इतनी पावर अब भी है कि आप अपने अंदर फील कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो डिजायर वो जो हाँ, मेरे गुरुजी हम लोग को सिखा रहे थे एक बार मेघ, यही गर्मी का समय था, अगस्त परफॉर्मेंस थी हमारी, बाहर बारिश वारिश हो रही होगी तो हमें लगा मेघ गा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। हाँ, बाहर के जो स्टूडेंट आए, जब गेट खुला वो लोग अंदर आए तो कह रहे हैं सर अंदर तो एकदम ठंडा माहौल है, कह रहे बाहर भी तो बारिश हो रही है सर, बाहर तो बहुत धूप है। और अंदर हम लोग को ऐसा लग रहा है कितनी ठंड बढ़ी हुई है, क्योंकि गुरुजी सिखा रहे हैं, 8 बच्चे एक साथ गा रहे हैं उस राग को, तो वो जो गाने का जो एक तो उसकी बंदिश भी कुछ इस प्रकार है, जैसे घनन घनन या गरज गरज, तो वो बंदिश भी ऐसे चल रही है ना, तो दिमाग में यही आ रहा है कि बारिश, बादल, बिजली, तो बॉडी उस चीज को फील कर रही है। तो अंदर हम लोग को लग रहा है बाहर बारिश हो रही है, बाहर बहुत धूप है, पर हम लोग को अंदर फील अच्छा हो रहा है कि हाँ ठंडा मौसम है। ये एक्चुअली में होता है। हाँ, ये एक्चुअली में होता है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि वो ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई इनिशियली स्टार्ट करता है कोई भी चीज़, ये होता है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूँगा सिंगिंग तो स्टार्टिंग में मुझे लगेगा कि ओ भाई मुझे ये रंग आ गया, ये आ गया, ये स्वर आ गया, अब तो मैं हो गया हूँ, मैं कहीं भी जाकर परफॉर्म कर सकता हूँ। और वहीं आपने अपनी ज़िंदगी के 10, 15, 20 साल दे दिए और आपको पता है कि भाई अभी बहुत कुछ बचा है और मुझे इतना आया ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप मेरी बात कर रहे हो, मैंने 10-15 साल से, हाँ उतने ही दिए हैं, 10-15 साल दिए हैं। बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने 60-60 साल दे दिए हैं, जो 75 साल की उम्र में स्टेज पे बैठे हैं, वो राग गाने से पहले ये कहते हैं कि इस राग का एक भी सुर सही लग जाए तो ये सरस्वती माता की कृपा होगी। जिनको हम भगवान की तरह पूज रहे हैं, उन कलाकारों को, मैं खुद उन जिनकी मैं बात बता रहा हूँ उनको प्रभु कहता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत आइडलाइज करता हूँ, मेरे लिए भगवान है वो। उनको सुन सुन के मैं आगे बढ़ा हूँ। वो ये कहते हैं गाते हुए स्टेज पे कि गलती हो जाए, सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं, गलती हो जाए तो भूल जाना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि हमें पता है ये भगवान की देन है, ये हो सकती है गलती। ये कभी हम ये सोच के नहीं गा सकते कि हम सबसे अच्छे हैं, जहाँ घमंड आया वहाँ काम नीचे चला जाएगा आपका। और जो आपने बोला ना स्टार्टिंग में लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि संगीत कितना बड़ा है। सेम हर चीज़ के लिए, हाँ, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में नहीं पता कितना बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि ये पॉडकास्ट लेना तो बहुत आसान है, 2 माइक लगाओ, ये दो, कितना आसान है, 2 पॉडकास्ट लूँगा, पर मुझे बैठा दो आप कि भाई लिया भी इस चीज़ को हटाओ, यहाँ पे ये करो, या अब किसी और फील्ड के आ रहे हैं इनसे बात करो, 4 क्वेश्चन बनाओ, तब मेरी भी यार हाँ यार मुश्किल है। तो ये हर फील्ड की चीज़ है। स्टार्टिंग में सब चीज़ बहुत हैप्पी लगता है कि अरे ये तो ये बहुत आसान है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो पता चलता है कि आपकी ट्रैक पे स्टार्ट करो, अरे ट्रैक कुछ नहीं, बीच में आपको जाके पता चलता है वापस चलें। हाँ, वो आता है बीच में, एक ना एक बार आता है, चाहे आप कितने ही मन से एक बार आता है, यार क्या करें, क्या कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, कुछ तो गलत चल रहा है। तो ये चीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सब चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और यही चीज़ एंड में भी है। उस एंड में भी आप जाके ये फील करोगे आपको आया है नहीं आया, आप फील करोगे कि अच्छा लगा, मज़ा आया। मेरे हिसाब से तो असली नॉलेज और असली वही होती है जब तुम्हें रियलाइज़ हो कि मुझे सब नहीं पता। सच्चाई यही है कि मुझे सब नहीं पता। यही तो नॉलेज है ना, कि आपको ये पता चल गया मुझे सब नहीं पता, पर जितना पता है उसमें काम करना है। उसमें आगे बढ़ो। इतना पता है ना कि ये है, इस चीज़ को आगे बढ़ाओ। पर अगर आपको यही नहीं पता कि क्या है तो आप क्या आगे बढ़ोगे? आप कह दोगे राग यमन आ गया, राग भैरव आ गया, राग बिहाग आ गया, राग भीमप्लासी आ गया। पर सच्चाई ये है, आपको आरोह अवरोह आ गए उसके, उसमें एक बंदिश आ गई, 4 तान आ गए, आपने ये सीख लिया। पर वो 5 मिनट में आप गा दोगे। 2 बार आरोह अवरोह गाया, बंदिश गाई, तान गाई, वो 5 मिनट में खत्म हो गया। पर क्लासिकल कॉन्सर्ट्स ही 1 घंटे से कम के नहीं होते हैं। एक राग को 1 घंटे गाना पड़ेगा, तब क्या करोगे आप? एक ही लाइन को 50 बार तो रिपीट करोगे नहीं, 100 बार तो रिपीट, और 100 बार भी करोगे तब भी कितने देर में हो जाएगा? कितने वेरिएशन डालोगे, कितने डालोगे? तो वो जो सीखना है ना, वो है असली सीखना। ट्रू नॉलेज इज नोइंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग। हाँ,
क्योंकि आपको अब पता चल रहा है कि अरे, और जो 1 घंटे भी गा रहे हैं ना, वो भी ये सोच के गा रहे हैं कि यार भगवान 1 घंटे संभाल लेना। वो मतलब अगर मैं पूछूं कि अभी भी हेजिटेशन होती है जाने में स्टेज वगैरह में? हाँ, मुझे आज ही बल्कि एक जगह जाना है, गुड़गांव में। हाँ। और स्टेज नहीं है, बैठक है, घर के अंदर प्रोग्राम है। हाँ। उसमें भी डर लगता है। अच्छा। क्योंकि स्टेज पे तो दूर बैठे हैं। हाँ। लाइट बंद है। हाँ। गाओ। यहाँ तो मैं यहाँ बैठ के गा रहा हूँ, इतनी दूर सामने लोग बैठे एक एक चीज सुन रहे हैं। गलती पे मुंह ऐसे बन रहा है, अच्छा ही ऐसे हो रहा है। हाँ। तो मुझे आज भी गाना है, मुझे आज भी मैं उस प्रिपरेशन के लिए आया हूँ कि जब बैठूंगा तो बोलूंगा कि जो गलतियाँ होंगी वो मेरी खुद की होंगी। हाँ। और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोग के आशीर्वाद से गाऊंगा अब। तो हेजिटेशन अब भी फील होती है। और बीइंग अ टीचर आपको जिम्मेदारी लगती है कि आपको नई जनरेशन को सिखाना है? बहुत। मुझे एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं शायद भगवान की कृपा कहता हूँ। हाँ। मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच्ची फील कर चुका हूँ कि उनके बिना मतलब बहुत सारी चीज़ें रह जाती, माँ बाप के बिना भी रह जाती। हाँ। बिल्कुल रह जाती। अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी ऐसी ऐसी जगह सपोर्ट किया कि जहाँ मुझे बहुत ज़रूरत थी, और पापा तो मुझे देख के पहचान जाते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए। हाँ। ऐसे ही सेम मैं उनके लिए कहूँगा, भोलेनाथ के लिए बहुत सपोर्ट रहा। आप ये सोचो, मुझे सिखाते हुए बच्चों को टाइम नहीं देखता। हाँ। कि 1 घंटा हो गया, जाओ। मुझे ऐसा लगता है टाइम कम पड़ गया। कल ही मैं एक क्लास कर रहा था, 6 बजे क्लास स्टार्ट हुई जी, 7:30 क्लास खत्म करनी थी, फिर जाना था, 8:15 बज गए। और फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा बच्चों को जाना है, और किसी का मन नहीं भरा। पर मुझे पता है ना, पेरेंट्स घर पे इंतजार कर रहे हैं, 8:15 हो गए, बच्चों को घर जाना है, कल अगले दिन स्कूल है। हाँ। पर मन ना बच्चों का भरता है ना मेरा भरता है। जितनी देर सीखना है सीखो, मज़ा आता है, क्योंकि खुद भी गाने को मिल रहा है ना। जो चीज़ सीखी वो आप सिखाओ फिर सामने, और जब बच्चे उस चीज़ को सीखना चाह रहे हो तब तो हो ऐसी फीलिंग आती है अमृत कि भगवान थैंक यू। क्योंकि लगता है ना कि आपने वो चीज़ सीखी और सामने वाली जनरेशन आपसे वो सीखना चाह रही है। हाँ। आपको एक तो वो इतने काबिल समझ रही है हाँ। कि आप उसे ये चीज़ सिखा सकते हाँ, हो। हाँ, हाँ। दूसरा, वो कितनी खुशी खुशी सीख रही है आपसे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ बच्चे क्लासिकल म्यूजिक को देखना नहीं चाह रहे, वहाँ सामने 10 बच्चे बैठ के हंस हंस के खुश होकर सीख रहे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं अपने आप को देखता हूँ। हाँ। कि वहाँ एक उज्जवल बैठा है। हाँ। अपने गुरुजी के पास कि गुरुजी मुझे ये सिखा दो। तो वो बड़ा मज़ा आता है। मैं फिर से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मे भी चाइल्डिश है, पर मैंने हर जगह नोटिस किया है, जो भी म्यूज़िकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, चाहे वो गाना हो, डांस हो या इंस्ट्रूमेंटल हो, वो जब भी किसी बड़े आदमी का नाम लेते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं, या जो जिनको वो आइडल मानते हैं, वो अपने कानों को ऐसे करते हैं। हाँ। ये क्या होता है? रिस्पेक्ट शो करना, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि उनका हमने नाम लिया, वो इतने बड़े हैं, उनका हम सीधे नाम नहीं ले सकते। हाँ। पहले के टाइम पे आपको शायद आपने सुना हो, लोग कहते थे, मूवी में आपने देखा हो, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ। होता होगा उनका कुछ। हम लोगों में कहते हैं सीधे गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। वो आपके गुरु है ना। आप पापा को नाम लेके नहीं बुलाते। हाँ, पापा बुलाते हो। मम्मी को नाम लेके नहीं बुलाते। हाँ। मम्मी बुलाते हो। हाँ। ऐसे ही गुरु का भी नाम, पर अब बताना है तो नाम लेना पड़ेगा। उन्हीं से हम लोगों ने इतना सीखा है। हाँ। तो इसलिए वो इतने बड़े हैं, वो इतने पूजनीय हैं। हाँ। कि जब सामने जाते हैं तो हम नाम तो नहीं लेते, उनके पैरों में आशीर्वाद चाहिए हमें बस। हाँ। और जब हम उनके आसपास नहीं हैं और उनका नाम ले रहे हैं, तो कि गलती है ये। अच्छा, इसलिए ये गलती है, क्षमा करना। हाँ। अच्छा, एक टाइप की माफ़ी है। हाँ, कि उनका नाम हम ऐसे ले रहे हैं कि पंडित विजय शंकर मिश्र या पंडित राजन साजन मिश्र या पंडित गीतेश मिश्र, तो सीधे नाम ले रहे हैं ना उनका, इसलिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुझे ये एक्चुअली पता नहीं था, पर मैंने बहुतों को देखा है, जैसे जाकिर खान हो गए, वो भी क्या कहते हैं म्यूजिक उससे बिलोंग करते हैं। 4 बजे आता है जाकिर खान, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो जब भी अपने दादाजी का नाम लेते तो ऐसे ख्वाजीन, मेरे को नाम याद नहीं है, बट वो ऐसे करके बोलते। मैं हमेशा नोटिस करता हूँ ये क्या कर रहे हैं ये। हाँ, वो भाई रिस्पेक्ट शो करना होता है कि हमने उनका नाम लिया। अच्छा, सो भैया, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं हर किसी से कुछ सेम सवाल पूछता हूँ। सो मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होगा? मैं ये चेंज करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और पहले में स्टार्ट करता, जितनी सीरियसनेस से मैंने बाद में स्टार्ट किया। हाँ हाँ हाँ। वो कहते हैं देर है दुरुस्त है, पर हाँ, शायद वो 7th 8th में जो मैं अगर सीरियस
और ज़्यादा हो चुका होता हाँ तो शायद अभी और मज़ा आ रहा होता। जो चीज़ मैंने 11th 12th में आने के बाद करी हाँ। वो चीज़ उस टाइम कर लेता, जो कि मेरे छोटे भाई ने करी। अच्छा, हाँ अर्ली स्टार्ट का फायदा तो होता हाँ, है। और उसने इसलिए भी कर ली ना क्योंकि पापा ने मेरे अंदर वो चीज़ देखी हाँ। कि आना म्यूजिक में ही है। हाँ। मेरी दीदी भी है कज़न, सेम उनके साथ भी ये चीज़ हुआ। उन्होंने मेरे से भी लेट स्टार्ट किया। अच्छा। उन्होंने कॉलेज करने के बाद MIT से जर्नलिज्म करने के बाद वापस अब म्यूजिक में आई ओके। कि नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना यार, ये शायद भगवान ने लिखा हुआ है कि भाई देखो तुम्हारे घर में यही चलता आ रहा है, हाँ। इसी की सब कुछ है, तुम कैसे जा सकते हो अलग। तो वो गई, काफ़ी पैसे लगे, पूरा सब कुछ किया, वापस म्यूजिक में, म्यूजिक अभी डांस टीचर बनी हुई, बैठे हैं GD गोयनका में। तो वापस आई, मैं उनसे थोड़ा पहले आ गया। हाँ। मैं स्कूल खत्म होते होते ही आ गया। हाँ। कि मुझे कॉलेज एक्सप्लोर इधर उधर नहीं, मैं अपना सीधे म्यूजिक कॉलेज में गया। हाँ। हिंदू कॉलेज में म्यूजिक फैकल्टी एडमिशन ले लिया मैंने। हाँ। और मेरा जो छोटा भाई है उसने क्या किया, वो स्कूल टाइम से ही प्रॉपर सीखना शुरू उसने कर दिया। कि उसने कॉलेज तो प्राइवेट किया पर अपना म्यूजिक जर्नी उसने पूरी करी और अभी भी कर रहा है। हाँ। खैर मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 11 12। तो इसको आप अपनी खुशकिस्मती मानते हो कि आप घूम फिर के वापस में आए, हाँ। या फिर ट्रेजरी की मैं घूम फिर के यहीं आ गया? नहीं, बहुत खुशकिस्मती मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके। बहुत ही ज़्यादा। बल्कि मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ मैं और पहले क्यों नहीं आ गया। मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं इस चीज़ को कहता हूँ। अगर आप अपनी करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? यार मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता। मैं फिजिकल हेल्थ पे आजकल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक टाइम पे बहुत देता था जब मैं एथलीट था। हाँ, फुटबॉल खेलता था। अब यार वो है ना कि बैठ के सिखाने का मन, अब लगता है खाली टाइम में रियाज करो। हाँ। अब सुबह रूटीन बन गया है, 7 साढ़े 3 स्कूल, हाँ। उसके बाद क्लास, हाँ। मतलब 8 साढ़े 8 बजे आके फिर जिम जाओ, हाँ। एक्सरसाइज करो, या बैठ के 1 घंटा रियाज करो, या हाँ। मैं भी PhD कर रहा हूँ हाँ। म्यूजिक में, हाँ। या पढ़ाई करूँ। हाँ। तो लगता है यार पहले थोड़ा आराम करो, हाँ। फिर रियाज कर लेते हैं। हाँ। तो ये चीज़ बहुत गंदी है। करना चाहिए, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है आजकल के डेट में। मेरा छोटा भाई दे रहा है, वो जिम जाता है रात को 9 बजे। अच्छा। और मैं उसी टाइम बैठ के या तो मैं टीवी देख रहा होता हूँ, या फिर रियाज करने बैठता हूँ, या मैं खाने बैठता हूँ। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि अभी कुछ टाइम से 3-4 साल से मैं फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे ड्रॉबैक अभी तो कुछ मिला, बस थोड़ी बाहर आ गई। पर मैं सच बताऊँ, मैं एक ट्रैक करके आया हूँ हर्षिल वैली में। मैं थकता नहीं हूँ जी, क्योंकि इतना पहले हमने इतना वो सब कुछ किया है ना। हाँ। कि केदारनाथ ट्रैक कर लिया है, हाँ। तुंगनाथ का ट्रैक कर लिया है, अभी गर्तांगली कर गया है। तो उतना महसूस नहीं होता कि अरे यार हाफने लगे, ये सब नहीं है। पर फिर भी लगता है कि थोड़ा पर्सनैलिटी और अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और तीसरा और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैजिक होता है, मैजिक वॉन्ट होती है, आपके पास कोई जादू होता जिससे आप एक बारी में पूरी दुनिया में कोई चेंज ला सकते, तो वो क्या होगा? आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि लोग क्लासिकल म्यूजिक को नहीं जान पाए। मैं करो, सीखो तुम क्लासिकल म्यूजिक। और ऐसा नहीं, मैं सब में चाहता हूँ उस मैजिक से कि इंटरेस्ट जगा दूँ। मैं ये नहीं कह रहा सब क्लासिकल म्यूजिक करके जॉब करो, नहीं, सब जॉब करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर। इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए लोगों का, इंटरेस्ट बिल्ड हो। हाँ, सब थोड़ा सीखे। जैसे ना ये चीज़ कलकत्ता में बहुत अच्छी है। कलकत्ता जितनी बंगाली कम्युनिटी है ना, उनमें बहुत अच्छी है। पता है, उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट में IPS भी है, IAS भी है, टीचर भी है। पर उस घर में किसी भी आर्ट फॉर्म में, सिर्फ गाने और तबले और डांस की बात नहीं हो रहा हूँ, चाहे फाइन आर्ट, चाहे कोई भी एक आर्ट फॉर्म, वो सिखाते हैं अपने बच्चों को। मतलब घर में एक ना एक होगा जो आर्टिस्ट होगा। ओके। मेरे स्कूल में एक टीचर है, हाँ, वो नहीं सीख पाई बच्चों, अपनी बेटी को सिखवा रही है, डांस भी सिखवा रही है, गाना भी सिखवा रही है। चाहे डॉक्टर है, मेरी एक फ्रेंड है, बंगाली है, MD है वो, और वो 6th ईयर प्रयाग से कर चुकी है, मतलब म्यूजिक का डिप्लोमा कोर्स वो कंप्लीट कर चुकी है बचपन में। तो वहाँ एक ये चीज़ है, घर घर में संगीत है। और यही चीज़ मैंने बनारस में भी देखी है। रिक्शे वाला भी आपको गाना सिखा देगा चलते हुए। बनारस की जगह में कुछ तो है, बनारस तो बनारस है, तो इस धरती से अलग है वो। जाना है मुझे एक बार। बनारस आपको पता है ना, टेढ़ा है, थोड़ा सा करवट है। नहीं पढ़ना कहीं, बनारस जो है, काशी जो है वो करवट है। क्यों? शिव जी का त्रिशूल ऐसे है, हाँ, वो त्रिशूल पे है, तो त्रिशूल के 2 भाग इधर है, एक इधर एक इधर, हाँ, बीच में लंबा है। हाँ, तो बनारस इसलिए ऐसे टेढ़ा है। कहते तो है कि कितने इतने सालों में इतना प्रलय आया, हाँ,
शहर के द्वारका शहर समुद्र में चला गया। हाँ। बहुत सारी चीज़ें उलट पलट हो गई। बनारस वैसे का वैसे ही है। हिस्ट्री से भी पुराना कुछ है तो वो बनारस है। बनारस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने बहुत सुना है बनारस के बारे में। जो बनारस गया वो आप देखो ना, अलग जितने है। बड़े से बड़े लोग हुए सब बनारस में हुए। हम्म, मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास जी, बिस्मिल्लाह खान साहब जी, कितने सारे लोग हुए बनारस में। और भोलेनाथ की बसाई हुई वो नगरी है। तो बनारस तो कबीरदास, रैदास, बनारस का इम्पैक्ट अलग है। बहुत इम्पैक्ट लगा। आप जाओ कभी मन। अब पता है, बनारस के लोग बहुत अक्खड़ हैं, अक्खड़ मतलब मुंहफट, मतलब बनावटीपन पे विश्वास नहीं है। जो दिल में वो मुंह में। अगर वो यहाँ आए हैं बात करने, हाँ। तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि अरे बैकग्राउंड ऐसा है, अरे अरे कोई नहीं। वो बात करते समय फिल्टर भी नहीं रखेंगे। अच्छा। एक एक्टर थे, बनारस गए वो। हाँ। तो वो लस्सी की एक बहुत अच्छी फेमस शॉप है वहाँ। हाँ। उनका असिस्टेंट गया कि जी ये आए हैं, एक लस्सी चाहिए। तो अपनी भाषा में उन्होंने बोला कि अरे जो भी हैं, बनारस की अलग भाषा है अवधि, बनारसी जिसे कहते हैं, जो भी है उनसे कहो आके लाइन में लगे। ये बनारस है, यहाँ सिर्फ महादेव हैं। और ये सच्चाई है। वहाँ महादेव को भगवान के रूप में देखते हैं, हाँ। साथ साथ बच्चे के रूप में देखते हैं, हाँ। साथ साथ दोस्त के रूप में देखते हैं। हाँ। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम महादेव से जाके बोलेंगे। अरे एक वहाँ स्टोरी मैंने कुछ टाइम पहले सुनी थी कि एक बंदा था, वो ढाबे पे खाना बनाता था। हाँ। और बात करता रहता था। हाँ। तो किसी ने पूछा किससे बात करता था, तो बगल में एक मंदिर था, शिवलिंग। कह रहे इनसे बात करता हूँ, जवाब देते हैं। और ये चीज़ सच है। एक बूढ़े बाबा है, वो गए, शिवलिंग है, का हाल हो, ठीक हो, खाना वाना चाहिए, बाल बच्चा सब ठीक। वो सोचे भगवान से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाल रूप में है शिव जी। तो वहाँ, और पता है ये भगवान भी यही चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनकी पूजा हो, बिल्कुल। पर भगवान को भी तो चाहिए ना कोई उनका, हाँ। जो उनसे उस तरह। क्यों हम लोग लड्डू गोपाल के रूप में पूछते हैं कृष्ण भगवान को, बच्चे की तरह। खाना भी देते हैं, नहलाते भी हैं रात को उनको। तो हम उनको विश्राम कराएंगे? हम इतने बड़े हो गए कि हम उनको खाना भोग लगाए, वो दुनिया को खाना दे रहे हैं। पर फिर भी हम उनको उस तरीके से रखते हैं, परिवार का सदस्य बना के। हाँ। कि सुबह उनको दूध दिया जा रहा है, शाम को प्रॉपर खाना, रात को विश्राम कराया जा रहा है। हाँ। जिस रूम में पंखा है उसमें उनको सुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको उस तरीके से समझ रहे हैं। तो भगवान भी चाहते हैं कि उनको उस तरीके से समझा जाए। अच्छा। उनको भी तो परिवार, उनको भी तो ये चीज़ चाहिए ना। क्यों वो यशोदा माँ के घर गए, एक छोटे बच्चे की तरह रहे हो? तो भगवान थे, वो तो चाहे तुरंत अपना विराट रूप लेते, कंस को मार देते। सेकंड भर का काम था उनके लिए। पर उन्होंने दिखाया कि ये ज़रूरी है, सबको इस चीज़ से गुजरना है। सबको एक बार वो चीज़ फील करना है कि राधा उनसे दूर गई। सबको वो चीज़ फील करना है कि वो माँ बाप से दूर गए। सबको वो चीज़ फील करना है कि उनके परिवार में ये सब चीज़ें हुई। तो भगवान ये सब दिखाते हैं। राम आए, राम जी आए, उन्होंने भी ये चीज़ फील, दुनिया को यही दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम काफ़ी वो थे आइडियलिस्टिक टाइप। वो बताया, वो एक मैं देखता हूँ वीडियो कि हाथ काट के रख दूँ अगर ये नाम समझ आ जाए तो। हाँ, एक है, एक पोएट्री है ऐसी। राम नाम सबने सुन लिया। हाँ। पर राम क्या थे 1% कोई नहीं समझ पाया। आज के डेट में जिसके पास पूरा राजपाट हो, उससे आप कहो तुम जंगल में चले जाओ, वो इंसान वहीं विद्रोह कर देगा। हाँ। जिस रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया, उसको कम से कम 100 मौके दिए कि सीता को वापस कर दो, माफ़ी मांग लो। रावण के मरने के बाद भी उन्होंने तपस्या की कि मैंने ब्राह्मण हत्या की है, मैंने ब्रह्म हत्या की है, मुझे माफ़ कर देना। और लक्ष्मण जी को कहा कि उनके पैर के पास जाओ और जाके ज्ञान लो उनसे। तो राम ना, मतलब अगर आप सुनोगे ना राम के बारे में, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। राम क्या थे। राम ने राक्षसों को भी तब मारा जब उन्होंने लोगों को हार्म करना चाहा। अगर उन्होंने राम जी को हार्म करना चाहा, उन्होंने नहीं मारा। सेल्फलेस थे बहुत, बहुत ज़्यादा। शबरी के झूठे भेड़ खाने पड़ेंगे राम को समझने के लिए। राम तो मतलब आप काफ़ी स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बनारस की वजह से है या कुछ ऐसे पर्सनल? पहले उतना नहीं था, पर बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जी कि
लोग कहते हैं भगवान नहीं है, हाँ। देखा तो मैंने भी नहीं, पर फील किया कि कुछ बोला, ऐसा नहीं कि पूरा हुआ, हाँ। ऐसा लगा कि वो दुख कम हो गया तुरंत। मंदिर से वो चीज़ मैं बोल के निकला और वो चीज़ कम हो गया। और ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, दूर की बात है। मैं केदारनाथ गया था। हाँ। अक्टूबर का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। जिस टाइम मैं वहाँ था -6 या -7 डिग्री थी। मेरे बगल वाले टेंट में मैंने जो सुना था कि 1-2 लोगों की डेथ हुई थी ठंड से। और आप यकीन करोगे मैं स्कूटी से गया था केदारनाथ। हाँ। और रात को सिर्फ हम 2 दोस्त थे। हाँ। जो मेरे दोस्तों से स्कूटी चलानी भी नहीं आती थी, और बारिश, आगे इतना बड़ा ट्रॉली बैग। लोगों ने मैं लाख मना किया कि मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं दिमाग पे क्या सवार था, चल दिए महादेव का नाम लेके। हाँ। तेंदुए होते हैं रात में, बहुत बारिश होती है, लैंड स्लाइड होता है, कितना कुछ हो रहा होता है। हाँ। हाँ। और हम उस टाइम पे सिर्फ अकेले हैं, हमें कोई नहीं दिखा रास्ते में। और एक जगह हमारी स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। स्कूटी में कितना ही पेट्रोल आता है, और ख़त्म हुआ, सामने से एक बंदा आया। हाँ। एकदम से स्कूटी लेके, भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने कहा हाँ यार, कह रहा हो चलो मैं दिलवाता हूँ। अब मैं क्या समझूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान था। भगवान खुद नहीं आते, पर कहीं ना कहीं से हेल्प करा देते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ, मैं आपके यहाँ घर आ रहा था, ये कौन सा एक स्कूल या कुछ दिखा रहा था यहाँ पे आपके घर के आसपास। वो मैं पूछ रहा था, किसी को नहीं पता चला। एक लड़का है स्कूटी लेके, कहाँ जाना है भाई? मैंने कहा ऐसे ऐसी जगह। कह रहा है जगह तो मैंने भी नहीं सुनी। उसने अपने मोबाइल में जगह खोली और मुझे बाहर तक छोड़ के चला गया। मैंने पूछा भाई आप उबर वाले हो? कह रहे नहीं नहीं, आप बैठो, आप यहाँ पूछते रह जाते हो, आपको नहीं छोड़ते। बस मैं यहीं तक जाऊँगा, इस गली में आप चले जाना आगे। तो ये जो यूनिवर्सल हेल्प है ना, ये आप भी करते रहो और आपके साथ भी चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। और ये सब उन्हीं की देन है, ये सब उन्हीं की देन है। आप उनसे कुछ बोलो, आप अपनी मन की बात रखो, आपको फील होगा कि वो चीज़ पूरी होगी, और वो होगी, वो करेंगे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में है, और अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं की भक्ति की वजह से थोड़ा बहुत मुझे, मेरे भाई, हम लोगों को मिला, और हम भी ऐसे हो रहे हैं अब धीरे धीरे। वरना नहीं थे हम इतने ज़्यादा। कभी कदार मंदिर चले गए, पर आज के डेट में मैं आप मुझसे पूछो मनाली गए हो, मैं कहूँगा नहीं। शिमला गए हो? नहीं। और आप मेरे से पूछो आप केदारनाथ गए हो, बद्रीनाथ गए हो, वृंदावन जाते हो? हर महीने जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? ऐसा नहीं कि मैं कुछ मांगने जाता हूँ, बन जाता है अपने आप कि जाना है। मैं कहीं भी घूमने जाऊँगा ना, मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ एक मंदिर होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने फायदे के लिए जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो क्यों ना दर्शन भी करके आ जाऊँ। अगर मैं हर्षिल वैली घूमने गया, वहाँ से 30 किलोमीटर गंगोत्री है, तो चले जाओ, उत्तराखंड के 4 धाम पूरे हो जाएंगे। अब बस यमुनोत्री रह गया है, पंचकेदार कर लो, चौपटा घूमने गए, तुंगनाथ चले जाओ। उत्तराखंड आप जा रहे हो, आप किसी भी मंदिर में घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ। उत्तराखंड में अगर तुम किसी भी जगह जा रहे हो, हर जगह कुमाऊनी चले जाओ, गढ़वाल चले जाओ, अब अल्मोड़ा जाओ, कसार देवी चले जाओ। उत्तराखंड की ये स्पेशल बात है, अगर तुम उत्तराखंड में जा रहे हो, हर जगह मंदिर है। विवेकानंद जी ने कसार देवी में बैठ के वो की थी तपस्या। वो है वहाँ पर, अभी भी है, तो बना रखा हमने। आप लैंडस्टोन डाल जा रहे हो, आप ताड़केश्वर महादेव चले जाओ। आप नैनीताल मुक्तेश्वर जा रहे हो, मुक्तेश्वर महादेव चले जाओ। नैनीताल जा रहे हो, नंदा देवी चले जाओ। हाँ, आप चंबा जा रहे हो, खानाताल जा रहे हो, फन करने, सुरगंडा देवी चले जाओ। कहीं भी जाओ, आप देहरादून जा रहे हो, टपकेश्वर महादेव चले जाओ। ये तो हर जगह वहाँ पे आप अपना फ़ायदा देखो ना, कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो भगवान से। अगर मैं एंड होने से पहले, पॉडकास्ट एंड होने से पहले, मैं आपसे बोलूँ कि अपना कोई एक थॉट, ओपिनियन या कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें। किस चीज़ को लेकर? इन जनरल, लाइफ को लेके, म्यूज़िक को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपकी मर्जी। अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं बोलूँ तो मैं बस इतना बोलूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि कोई एक पावर है जो सब देख रही है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो हमें एक बिलीफ सिस्टम बना के रखना चाहिए उनके लिए। हमें जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, नहीं सोचना चाहिए ऐसा। ठीक है, लोगों के अपना अपना थॉट प्रोसेस है, होता है, पर मुझे बस ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिव जी ही हैं या हनुमान जी हैं।
हमें ये सोचना चाहिए कि एक पावर है ऊपर, कोई तो है जिसके वजह से सब हो रहा है, और फिर एक दिन ही सब खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा शुरू होगा। और म्यूज़िक के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप रैपर बनो, या आप बिजनेसमैन बनो, कोई भी एक आर्ट फॉर्म लो अपनी ज़िंदगी में, कोई भी छोटी से छोटी, चाहे आप फाइन आर्ट करो, चाहे आप थोड़ा सा तबला सीख लो, चाहे आप वेस्टर्न म्यूज़िक में पियानो सीख लो थोड़ा सा, या गिटार सीख लो, ताकि जब आप परेशान हो, जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रही है, बॉस से डांट पड़ी है, ऑफिस में जॉब जाने की दिक्कत हो रही है, तो घर आके आप उस म्यूज़िक से साथ कनेक्ट करो, आपको फील हो, अरे चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, आप सर्च कर लेना, बड़े बड़े अमीर से अमीर लोग, बहुत लोगों ने सुसाइड किया होगा, क्राइम किए होंगे, आप उठा के देखो कितने म्यूजिशियंस ने किए। नहीं करते, आधे करते हैं, करने वाले पर आधा है, कंपैरेटिवली बहुत आधा है, उस आधे से भी कम है, क्योंकि उनके पास म्यूजिक है। वो परेशान होकर घर पे आके अगर 1 घंटा कोई एक राग गा लिया, ये सिर्फ मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। गुस्से में उसने एक पेंटिंग ही बना दी, वो अपना गुस्सा वहाँ निकाल देगा। तबला बजा लिया, कोई एक राग गा लिया, तो वो उस चीज़ से अपना कोप अप कर लेता है, 12th में बच्चे आते हैं, कहते हैं सर पढ़ाई बहुत है, रियाज नहीं कर पा रहा। मैंने कहा पूरे दिन पढ़ते हो? कह रही सर पूरे दिन। मैंने क्या करते हो? कि सर बैठते हैं थोड़ा रिलैक्स। मैंने कहा जब रिलैक्स करने का टाइम है ना, तो म्यूजिक को एक तो ना बर्डन मत समझो, बर्डन कभी नहीं समझना, मित्र समझो, दोस्त समझो। अगर आप मेरे दोस्त हो और मैं 10 घंटे पढ़ाई करके आऊँ, आप भी आए हो, तो आप जब मिलोगे ना, आप कहोगे यार कितना रिलैक्स किया भाई तेरे साथ बैठ के। 4 बातें करके दोस्त रिलैक्स कर लेते हैं। हाँ। वो ज़रूरत नहीं है हमें कि कुछ हमारे पास रखा हो खाने पीने के लिए, नहीं, बातों से भी रिलैक्सेशन होता है। हाँ। तो वही अगर आप म्यूज़िक को समझो, जो आपके पास दोस्त नहीं है, जब एक दोस्त वो चीज़ कर सकता है, तो आप म्यूज़िक करो ना। आप 1 घंटा बैठ के आधा घंटा म्यूज़िक सुन लो। हम लोग क्या करते हैं, खाना बना रहे होते हैं, आप अकेले रहते हो, खाना वाना बनाते हो, कभी म्यूज़िक चला लिया, कुछ ना कुछ चला लिया, रात को सोते में कान में ईयरफोन ही लगा लेते हैं। क्यों लगाते हो आप? मुझे इसका आंसर दे दो। चलो मैं आपसे खाली नहीं लगता, मज़ा आता है, मज़ा आता है ना, फील गुड होता है। बस यही चीज़ लोगों ने, जो सीख रहे हैं उन्होंने बर्डन समझ लिया, जो नहीं सीख रहे उन्होंने एवं ही समझ लिया। तो यही चीज़ है, पर यूज सब लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। म्यूजिक देखने का नजरिया है अपना अपना। गाड़ी में महंगे महंगे बेस ट्यूब लगा के बैठे हैं, हूँ गाने बजा के गाड़ी चल रही है, फील आ रही है भाई, फील, गाड़ी चल रही है, एम्पलीफायर चलना चाहिए, फील आ रही है। क्यों आ रही है फील? म्यूजिक से ही आ रही है भाई। डिप्रेस ने गाने चला दिए, बैठ जाते हैं, बिल्कुल अच्छा फील करने लगते हैं कि भाई मजे आ गए। दोस्तों के साथ बैठे हैं, जिंदाबाद यार, गाना चल गया, मजा आ रहा है। तो म्यूजिक तो बहुत पावर है इसमें। तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म करो प्लीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि सीखो या ज़रूरी है सीखो, पर अगर सीखा है तो उसमें थोड़ा बहुत करो, नहीं सीखा तो खुद करो, और सीखना है तो सीख भी लो, क्या दिक्कत है यार? इतनी महंगी महंगी फीस दे रहे हो, अगर 1-2 महीने 4 महीने सीख लोगे, या अगर सीखते भी रहोगे तो क्या दिक्कत है? अच्छा फील करोगे, सच्चाई है। मेरे पे जितने बच्चे सीख रहे हैं अभी, जो बड़े बच्चे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक मेरे पास आती थी GTB हॉस्पिटल की बहुत बड़ी MD, वो लंदन चली गई, वो परेशान हो गई। उन्होंने कॉल किया कि मैं उनको मैम कहता हूँ, कहती मुझे बहुत दिक्कत हो रही। मैंने क्या हुआ मैम? कह रही म्यूज़िक नहीं कर पा रही हूँ यहाँ, सब ऐसे बहुत। मैंने कहा आप तानपुरा लगाओ, रियाज कर लिया कर अपने होटल रूम में। क्या कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। 1 महीने रही, कह मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे बड़े काफ़ी ऐसे लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। कुछ ऐसे भी है कि अब सब कुछ कर लिया, बच्चों की शादी कर दी, अब एक एज, अब क्या करूं? हाँ, ये मैंने देखा है। जब अभी मैं कॉन्सर्ट में गया था, वो शायद नियर अबाउट, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, वो 60-70 साल के अंकल थे बूढ़े, वो ऐसे ऐसे करके वो पूरा गिन रहे हैं। वो मात्रा गिन रहे थे, बीट्स गिन रहे थे तबले की, कि वो डांस भी कर रहे हैं वहाँ, वो तबला बजा रहा है, वो मैम गा रही है, वो ऐसे ऐसे करके पूरा, मैं ये क्या कर रहे हैं ये अंकल? उनको पूरा एक्साइटेड हो गए, पूरे ऐसे ऐसे करके। मैं आपको बताऊंगा, आप आना कॉन्सर्ट्स में, मैं आपको बुलाऊंगा। मेरे में नहीं, मेरे में तो मैं बुलाऊंगा, बाकी और भी जो अच्छे अच्छे होते हैं, आप खुद देखना कि क्लासिकल म्यूजिक क्या चीज़ है। सो दैट्स अ रैप। ये काफ़ी अच्छा नोट था, और भैया काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जान के, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान के। जी हाँ प्लीज़। ये पॉडकास्ट करने का आपका पर्पस क्या है?
मेन पर्पस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा खुद का सेल्फिश रीजन है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ठीक है। और दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं जितने अलग अलग फील्ड में नॉलेजेबल हो जाऊँ, कि मुझे बहुत चीज़ मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं वो बच्चा हूँ जिसको बहुत कम पता है चीज़ों के बारे में, तो मैं हर चीज़ के बारे में जानना चाह रहा हूँ। परफेक्शनिस्ट नहीं बन पाऊंगा, आई नो, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ आज, ज़रूरी नहीं कि मेरे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ जाए, बट मैं थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में जानना है। हाँ, मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत है कि मुझे नहीं पता था, हाँ भाई इसमें कैसे होता है। तो मैं, हाँ, एक तो हो गया मेरा सेल्फिश रीजन, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, एक मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है या चुल कह लो, वो है मुझे अलग अलग चीज़ों को लेके, और तीसरा मैं जेन्युइनली क्या कहते हैं ग्रो करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा स्पीकर बनना चाहता हूँ जहाँ मैं लोगों के सामने ढंग से बात कर लूँ, बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबके का आदमी हो वो। तो मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ इस सबसे। बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड एक और भी रीज़न है पैसा। वो तो सबका है, वो तो देखो यार, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। अगर उसको हटा दिया जाए तो हाँ, ये 2-3 मेरे मेन रीजंस हैं। पैसा तो बहुत ज़रूरी है यार आज के, वो डिनाई नहीं कर सकते। पर उस चीज़ को साइड रख के भैया जेनुइनली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप आए और हमने ये सब मुझे करा। बड़ा मज़ा आया। ऐसा मेरा वैसे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, पर पॉडकास्ट प्रॉपर ये जो खुल के बात करना होता है ना, मुझे डर नहीं था। मैंने आपसे बस एक बार पूछा कि आप, मुझे ऐसा लगा जैसे इंटरव्यू टाइप होता है उस टाइप का होगा। अगर जो आपने ये बोला कि बातें होंगी, मैंने कहा बातें तो बहुत करता हूँ। तुम बैठा हो उज्जवल को, और तुम देखो अभी 1.5 घंटे लगभग हो गए। आप मेरे से अभी और 1.5 घंटे बात करते ना, मैं हर एक टॉपिक बात करता। नेक्स्ट टाइम डन भैया, बहुत अच्छा लगा।